फ्रेंड्स, अपनी डेली लाइफ में हम लोग कई तरीके के मोशंस देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें से चलना, फिरना, दौड़ना, पंछियों का उड़ना इसमें शामिल है। लेकिन क्लासिकली मोशन को हम लोगों ने दो तरीके में डिवाइड किया हुआ है। पहला है नॉन रिपीटेटिव मोशन और दूसरा है रिपीटेटिव मोशन। अगर हम लोग बात करें नॉन रिपीटेटिव मोशन की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लीनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एक बार मोशन कर लेने के बाद बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के दोबारा मोशन नहीं करते हैं, यानी कि खुद को रिवर्स नहीं करते हैं, तो वो नॉन रिपीटेटिव मोशन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिपीटेटिव मोशन की। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कुलर मोशन और प्लैनेट्स का ऑर्बिटल मोशन, जो कि वो ऑर्बिट में कर रहे होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करते हैं। दैट्स वाई उन्हें पीरियोडिक मोशन भी कहा जाता है, मतलब उनके मोशन को पीरियोडिक मोशन भी कहा जाता है। और भी कई सारे एग्जांपल हैं पीरियोडिक मोशन के, जैसे कि क्रेडल, बच्चों का आप लोगों ने देखा होगा। साथ ही घड़ी का पेंडुलम, जो कि बैक एंड फोर्थ काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जांपल्स हैं, ये सोलर सिस्टम में घूमते हुए प्लैनेट्स के मोशन से थोड़े अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ काम करते हैं और वो सर्कुलर पाथ में काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी पीरियोडिक मोशन के बारे में अब हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग पीरियोडिक मोशन को सिंपली ये कह सकते हैं कि ऐसे मोशंस जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करें, वो कहलाते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि इसको समझाने के लिए हम अगर एक एग्जांपल लें कि हमारे पास एक इंसेक्ट है जो कि एक ऊंची जगह पे चढ़ना चाहता है, राइट। अब वो करता क्या है कि फिक्स टाइम पे चढ़ना स्टार्ट करता है और एक फिक्स टाइम पहुंचने के बाद वो एक जगह पे पहुंचता है और वहां से वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो दोबारा चढ़ना स्टार्ट करता है उसी के ऊपर, और फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वहां पे पहुंचने के बाद, पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो नीचे गिर जाता है। इस तरीके से वो ट्राई करता रहता है। तो इसका मतलब उसकी जो हाइट है, उसका जो टाइम है, वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो उसका ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से हम लोग इसका बना सकते हैं, हमारी बुक के अंदर भी दे रखा है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो एक पोजीशन पे पहुंचता है और फिर नीचे गिर जाता है, यानी कि ये पीरियोडिसिटी दिखाता है। एक फिक्स पीरियड तक ये चीज चलती है और इसीलिए हम इसे पीरियोडिक मोशन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब इस पीरियोडिक मोशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, या यूं कहें कि इस पीरियोडिक मोशन को भी कई हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है। अब जिसमें पहला जो टाइप है वो है ऑक्सीलेशन, सिंपल ऑक्सीलेशन। हार्मोनिक मोशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल ऑक्सीलेशन की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, ऑक्सीलेशन में जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम एक ऐसी पोजीशन में रखते हैं जो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है, जहां पर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर हो, यानी कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा हो। जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है और इस पोजीशन पे इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि यहां से ये कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पर जो ये है वो रेस्ट में है, राइट। और ये जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा, इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा, तो ये इसी मेन पोजीशन के आसपास या बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो जिसको हम लोग कहते हैं, वो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि होगा ये कि यहां पर ये मेन पोजीशन के अंदर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है। अब ये जो है, यहां मैंने इसको इतना सा डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब इस तरह में ले आया, तो होगा क्या, ये कोशिश करेगा दोबारा अपनी मेन पोजीशन तक जाने की, यानी कि मेन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक। तो यहां पर जब ये पहुंचेगा, तो यहां जो इसके पास एनर्जी रहेगी वो इसे यहां पर लेके जाएगी, मतलब दूसरी डायरेक्शन में मोशन कराएगी। और इसी तरीके से ये यहां पे टू एंड फ्रो इस तरीके से मोशन करता रहेगा। लेकिन इस मोशन में भी ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, जिस पाथ में ये मोशन कर रहा है, वो एक फिक्स टाइम ही लेगा। मतलब एक फिक्स टाइम में, जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक जाने में इसे 2 सेकंड लग रहे हैं और वापस यहां से मेन पोजीशन से यहां जाने में इसको 2 सेकंड लग रहे हैं, मतलब पूरे 4 सेकंड में ये इस तरीके से पूरा करेगा, राइट। तो यानी कि इसका टाइम फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये 2 सेकंड में होके आया, यहाँ पे ये 1 सेकंड में होके आया, नहीं। और ये चीज हमेशा चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, मतलब 4 सेकंड में ये पूरा होता रहेगा। मतलब इसमें किसी तरीके का कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो इसका मतलब फिक्स डिस्टेंस, फिक्स टाइम में इसने तय किया, तो इसकी स्पीड भी फिक्स हो गई, इसकी कांस्टेंट स्पीड हो गई, यानी कि इसके अंदर एक्सेलरेशन नाम की कोई चीज नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कई लेबोरेटरीज के अंदर जो पेंडुलम चल रहे होते हैं, वो ऐसे कैसे ही चल रहे होते हैं। हालांकि उनको एक ऐसी पोजीशन में रखा जाता है जिसमें इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस, किसी तरीके का कोई रुकाव या बाधा ना आए जिसकी वजह से ये रुके, इसलिए वो हमेशा मोशन करते रहते हैं, मतलब हमेशा एक सिंपल मोशन दिखाते रहते हैं, राइट। तो उसका पीरियड भी फिक्स होता है, टाइम पीरियड भी फिक्स होता है, उसका डिस्टेंस भी फिक्स होता है। तो ये हो जाता है ऑसिलेशन। अब इन्हीं ऑसिलेशन को अगर मैं बहुत फास्ट करूं, यानी कि मान लीजिए कि 4 सेकंड में इसने ये पूरा इस तरीके से तय कर रहा है, इसी ऑसिलेशन को अगर मैं मान लीजिए कि 4 की जगह 1 सेकंड में हो जाए, मतलब बहुत तेज चले, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी तेज हो, मतलब 1 सेकंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसने ऑसिलेशन किए, तो उस टाइम पे इसको ऑसिलेशन ना कह के हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं, या हिंदी में बोलो तो कंपन कहते हैं। वाइब्रेशन आपने देखी होगी, तो वो भी एक तरीका ऑसिलेशन। अगर आप ढंग से बैठ करके नोटिस करेंगे तो वो भी अपनी मेन पोजीशन के बैक एंड फ्रो या टू एंड फ्रो जिसको कहते हैं, इस तरीके से मोशन करते रहते हैं। तो
ऑसिलेशन और वाइब्रेशन है एक, बस फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ सिंपल पेंडुलम की तो उसको ऑसिलेशन कहेंगे। अगर मैं बात करूँ गिटार की या सितार की, जहाँ पे जो तार है वो वाइब्रेट करते हैं फिर साउंड निकलता है, तो उसे आप कहेंगे वाइब्रेशन। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा था उसके बारे में, सोलर सिस्टम में घूमते हुए प्लैनेट्स के बारे में। अगर मैं बात कर रहा हूँ पेंडुलम की, तो पेंडुलम एक फिक्स पाथ के अंदर, मान लीजिए लीनियर पाथ ही मान लीजिए, तो लीनियर पाथ के अंदर ये ऑसिलेशन कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि जो सोलर सिस्टम की बात करें या सर्कुलर मोशन की बात करें, तो उसका जो पाथ होता है वो एक गोल पाथ होता है, राइट। मैं मानता हूं कि वो है पीरियोडिक, लेकिन पाथ का फर्क पड़ता है। आगे जब हम इसके अंदर जाएंगे, जब कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा, राइट। अब इसी चीज का एक और क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस पीरियोडिक मोशन का, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक का मतलब होता है एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, या फिर एक सर्टेन चीज हो जाने के बाद वो खुद को दोबारा रिपीट कर दे। जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो नोट्स होते हैं, जैसे कि सारे गामा होता है, वो अपने आप को रिपीट करता है, सारे गामा पादानी, फिर सारे गामा पादानी, मतलब इस तरीके से जो है रिपीट होता है। तो हार्मोनिक हम लोग उस चीज को कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सिलेशन है, इसी को ही ढंग से समझाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक पेंडुलम लटका हुआ है। इस पेंडुलम की जो मीन पोजीशन है वो ये है, यानी कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 है, राइट। अब मैं करता क्या हूं, इसको करवा देता हूं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करा देता हूं इस डायरेक्शन के अंदर। तो मैं इस डायरेक्शन के अंदर जब इसको लाया, अभी तक मैंने इसको छोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहली चीज इसके ऊपर जो स्टोर होगी वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। क्योंकि ये जो है हाइट पे आ गया है, हाइट पे आ गया तो इसे नीचे खींचना चाहेगी, राइट, ग्रेविटी नीचे खींचेगी। लेकिन इसकी मेन पोजीशन ये है, तो इस वजह से इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो ये जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब छूटना चाहेगी, मतलब यहाँ पर इस मेन पोजीशन तक इसको ले जाना चाहेगी, तो हम इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पर जब ये पहुंचेगा, तब इसके पास, जब ये मेन पोजीशन पहुंचेगा, तब इसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जो इसे इस तरफ ले जाएगी, राइट। जैसे मतलब इस डायरेक्शन के अंदर ले जाएगी। टू फ्रो की मैंने बात करी थी ना, मतलब टू से टुवार्ड्स, फिर फ्रॉम टुवार्ड्स, फ्रॉम, राइट। तो ये यहाँ इसको ले जाएगी और एक पोजीशन यहाँ पे आएगी जहां पर ये आकर के रुक जाएगा, मतलब यहाँ पे आकर के 1 सेकंड के लिए जो है स्टॉप हो जाएगा। और उस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, और यहाँ पर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फिर दोबारा वही होगी प्रोसेस। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि चाहे पेंडुलम इस डायरेक्शन के अंदर हो या इस डायरेक्शन के अंदर हो, आना वो मेन पोजीशन पे चाहता है, राइट। तो इस तरीके से ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता रहेगा। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हम लोगों ने ध्यान दी कि यहाँ जब आकर के 1 सेकंड के लिए रुक जाता है पेंडुलम, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर जमा हो जाती है। फिर उसी एनर्जी की मदद से ये वापस जाता है। हालांकि इसको रेस्टोरिंग फोर्स का भी नाम हम लोग देते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको नामकरण किया गया है। आगे बहुत सारे कंसेप्ट हमें देखने को मिलेंगे, वहीं हमें ऑसिलेशन को रुकने के वजह भी जानने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस ये हैं कि जहाँ ये जो मेरी पेंडुलम, मान लीजिए कि यहाँ पे पेंडुलम मेरा है, इस वक्त इसकी पोजीशन ये है, तो इसका जितना भी एक्सेलरेशन है वो इसकी मीन पोजीशन पे आने के लिए कोशिश करेगा, यानी कि एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, राइट। और दूसरी जो कंडीशन है वो होगी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं इस पेंडुलम को यहाँ की जगह यहाँ और ऊपर पकड़ लूँ तो एनर्जी और ज्यादा स्टोर होगा इसके ऊपर, यानी कि अब जब ये आएगा, मतलब अपनी मेन पोजीशन के अंदर आएगा, तो इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन और ज्यादा होगा। मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा इसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, राइट। और इसी चीज को जो है हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से लिखते हैं, जिसमें साइन थीटा और कोस थीटा जैसे वेरिएबल्स का यूज होता है। क्योंकि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन थीटा और कोस थीटा है वो खुद को रिपीट करते हैं, हार्मोनिक हैं वो भी, राइट। क्योंकि ये कुछ एंगल के बाद, यानी कि 0 से 360 तक कुछ रहेंगे, उसके बाद दोबारा 360 से 720 में खुद को वापस रिपीट करेंगे, राइट। तो मतलब हर एक चक्कर के बाद वो खुद को रिपीट करते हैं। दैट्स वाई हमेशा ऑक्सिलेशन मोशन को या सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन साइन थीटा और कोस थीटा के वेरिएबल्स पे डिफाइन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हमें हमारे सामने सवाल ये उठता है कि इनकी जरूरत क्या पड़ती है, हमें इस ऑक्सिलेशन मोशन की जरूरत क्या है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपके सामने बात करी थी वाइब्रेशन की। जब भी आप ऑक्सिलेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, यानी कि वो वाइब्रेशन के अंदर कन्वर्ट होगा, तो वो साउंड क्रिएट करेगा, जैसा कि माइक्रोफोन्स या मोबाइल फोन्स, टेलीफोन या टीवी के अंदर होता है, राइट।
तो इससे क्या होगा, ये वाइब्रेशन के थ्रू ही ये जितनी भी एनर्जी है वो आगे जाती है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जो सॉलिड होता है उसके जो एटम होते हैं वो जब वाइब्रेट करते हैं तो आपस में अपनी एनर्जी, अपना मोमेंटम, अपनी वेलोसिटी शेयर करते हैं, जिससे कि किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर बढ़ती है। तो इस ऑसिलेशन मोशन को मैक्रोस्कोपिक से लेके माइक्रोस्कोपिक तक बहुत सारे यूजेस हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, अब आगे जब हम लोग बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की ढंग से, जब कैलकुलेशंस पार्ट आएंगे इसके, तो हमें और समझ में आएगा कि आखिर इसकी बारीकियां क्या है, आखिर इसकी डिटेल क्या है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है एक ऐसा मोशन जो खुद को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करे। सो फ्रेंड्स, इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में भी ऐसा ही है। इसके जो वेरिएबल्स होते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक सर्टेन पैरामीटर के बाद खुद को रिपीट करते हैं और हमें बताते हैं कि किसी भी तरीके के पीरियोडिक मोशन, किसी भी तरीके के ऑक्सिलेटरी मोशन में किस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और वो कब जा करके रिपीट होंगे। सो फ्रेंड्स, इसकी कैलकुलेशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलिए। फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करने से पहले हम इसके दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेना चाहते हैं, जिसका नाम है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स, हमें पता है कि कोई भी मोशन जब खुद को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है तो हम इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल होता है जिसमें कि एक बार मोशन रिपीट होता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है और जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है। वैसे अलग अलग स्केल पर होने वाले पीरियोडिक मोशन के लिए सेकंड्स की दूसरी यूनिट्स का भी यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो क्वार्ट्स क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत तेज होती है, इसलिए हम लोग उसको माइक्रो सेकंड यानी कि 10⁻⁻6 सेकंड से लिखते हैं, जिसको कि हम लोग इस तरीके से म्यू एस से डिनोट करते हैं। वही मैं बात करूं मरकरी जो हमारा प्लैनेट है वो ऑर्बिटल मोशन करता है, एक चक्कर काटता है सन का 88 दिनों के अंदर, 88 डेज के अंदर। तो उसके लिए ये जो यूनिट है वो 88 डेज होगी, राइट। तो ये होता है टाइम पीरियड। वहीं अगर हम बात करें एक सर्टेन टाइम पीरियड में, मान लीजिए कि 1 सेकंड के अंदर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस मोशन ने खुद को 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट किया, तो इसे हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हर्ट्स, जिसे कि एक महान साइंटिस्ट हेनरिक हर्ट्स के नाम से रखा गया था। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। देखिए, एक सर्टेन टाइम पीरियड या सर्टेन टाइम इंटरवल जो है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, और एक सर्टेन टाइम के अंदर कितनी बार उसने मोशन को रिपीट किया, कितने उसने चक्कर काटे, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि टी इज इक्वल्स टू में 1/v, यानी कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू में 1/में फ्रीक्वेंसी, या फिर यूं कहें फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू में 1/में टाइम पीरियड, राइट। जैसे मान लीजिए कि टाइम का जो वैल्यू है वो 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड के अंदर यानी कि टी की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो v इज इक्वल्स टू में 1, यानी कि 1 सेकंड के अंदर एक बार चक्कर काटा तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हर्ट्स। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर हो जाती है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का बड़ा रोल है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में एक बार मोशन को रिपीट करता है तो इसका एंगल क्या बनेगा, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये गोल घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो एंगल होगा वो 2π होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये 360 डिग्री में काटता है और 360 को हम लोग लिखते हैं 2π, तो इसका एंगल लिखेंगे हम लोग 2π म्यू इज इक्वल्स टू में 1/t, राइट। और यहाँ पे 1/t जो है, t की वैल्यू 1 सेकंड रख दूंगा तो फिर इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2π म्यू, यानी कि ये हो जाती है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड के अंदर, यानी कि एक 2π पूरे चक्कर को इसने 1 सेकंड के अंदर पूरा किया, तो ये हो जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड दोनों एक ही चीज है। एंगुलर स्पीड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं। कैसे? मान लीजिए कि इसने एक सर्टेन टाइम पीरियड यानी कि t के अंदर 2π यानी कि एक पूरा चक्कर काटा, तो t इज इक्वल्स टू में 2π, और अगर यहाँ पे t की वैल्यू अगर 1 सेकंड है तो एक यानी कि 1 इज इक्वल्स टू में 2π/t। अब यहाँ पे गौर से देखिए 2π क्या है, एक तरीके से पूरा डिस्प्लेसमेंट है, या इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, राइट। और नीचे है t यानी कि टाइम पीरियड, तो इसका मतलब यहाँ पर ऊपर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट और नीचे आ जाता है टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड ही तो होती है, वेलोसिटी कहेंगे इसको। तो यानी कि ओमेगा लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू में 2π/t, और इसको अगर हम थोड़ा सा और कन्वर्ट करें तो 2π और 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी म्यू, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू में 2π म्यू, और ऊपर हम लोगों ने एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ये निकाली थी। तो मैंने कहा था ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड इन दोनों की ही जो वैल्यू है वो बराबर होती है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उस डिस्प्लेसमेंट की जिसकी वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास ये एक पूरा का पूरा सर्कुलर है, मोशन करता हुआ एक पॉइंट है, जहां पर ये मान लीजिए कि ए पॉइंट है जो कि पूरे के पूरे गोले में जो सर्कुलर मोशन करेगा, राइट। तो यहाँ पे किया क्या है कि हम लोगों ने 2 एक्सिस तैयार किए हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो मेरा एस है ये मीन पोजीशन से मान लीजिए कि यहाँ पर है,
और ये जो है इसने यहाँ तक की सफर तय किया है, राइट, यहाँ तक का इसने मोशन किया है। तो यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर दो जो है परपेंडिकुलर डालूं, यानी कि एक तो x पे डाल दिया, एक y पे डाल दिया। यहाँ पे x पे जो मैंने इसको डाला है, यहाँ पे वैल्यू मैंने रखी है b, और y पे जो डाला है वो वैल्यू रखी है c। तो अब यहाँ पर हमें ऑब्जर्व ये करना है कि जब ये a इस सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन करेगा तो इस b और c पे क्या इंफ्लुएंस पड़ेगा। तो अगर हम लोग पहले बात करें b की, देखिए जब ये जो मेरा पार्टिकल a है, जब ये पूरे के पूरे पाथ में आगे बढ़ेगा तो ये जो मेरा b है ये भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी अगर मान लो कि मैंने इसको मेन पोजीशन पे यहाँ पे रखा हुआ है, राइट, यहाँ पर मेरा ए पड़ा हुआ है, तो ए थोड़ा सा आगे गया, मान लीजिए इतना एंगल से बना लिया, ओमेगा टी बना लिया। क्यों? क्योंकि इसने टी टाइम के अंदर ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, और इस अब टी टाइम में पहुंचा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ होगा। डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग लिखते हैं सर्कुलर मोशन में तो ओमेगा से लिखते हैं, तो ओमेगा टी इसका एंगल बन जाएगा। इसी तरीके से जब ये ए पॉइंट और आगे जाएगा, यानी कि इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी। और इसको थोड़ा और आगे अगर हम लोग लेके जाएंगे, यानी कि ए थोड़ा और आगे जाएगा तो बी नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा दोबारा, ठीक है, और ज्यादा नीचे जाएगा तो और ज्यादा नीचे जाएगा, इस तरीके से फिर वापस यहीं आ जाएगा, राइट। उसके बाद फिर नीचे जाएगा तो ये इस तरीके से पी की वैल्यू यहां आ जाएगी नीचे, फिर यहाँ पे बी और ए की वैल्यू दोनों की बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप नोट कर पा रहे हो, तो जब ये मेरा ए पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो बी पॉइंट है वो ऊपर नीचे इसी पाथ के ऊपर, मान लीजिए कि वाई है, ये वाई एक्सिस है हमारा, तो इस पाथ के ऊपर ये मेरा बी जो है वो ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है। यही चीज तो हमें समझनी है कि मानता हूं कि जो मेरा ए पार्टिकल है ये पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन उसके सीध में जो पी मेरा या बी जो मेरा पार्टिकल है ये ऊपर नीचे ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है, उससे ही हमें कैलकुलेट करना है। यही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि मान लीजिए कि मैं इस ए को यहां पे रखा हुआ है मैंने, और यहां पे मेरा जो बी पार्टिकल है आ गया, तो मीन पोजीशन से यानी कि बीच वाले पॉइंट से यहां तक का जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। इसे हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसकी पोजीशन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ए रखा हुआ है, तो इसके बीच का जो एंगल है वो ओमेगा टी हो गया, राइट। यहाँ पे मेरा बी आ गया है, तो इस हिस्से को अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने वाई मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, तो इस हिस्से को भी हम लोग वाई रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे, और ये जो मेरा आप कह सकते हैं इस चीज को, ये जो रेडियस है, इसको रेडियस तो एक ही रहेगी, बराबर रहेगी, तो इसको आर लिख देते हैं। लेकिन इस रेडियस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। देखिए, मीन पोजीशन से किसी भी पार्टिकल की जो रेडियस होती है वो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस मोशन के सर्कुलर मोशन के अंदर एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो इसको ए लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल ए लिख सकते हैं, और प्लस माइनस लिख सकते हैं। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि जब ये मेरा पार्टिकल बी जो है यहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ये प्लस ए होगा, और जब ये नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब ये जो मेरा पार्टिकल जो घूम घाम के नीचे आ जाएगा, तो इसकी वजह से ये भी तो नीचे आ जाएगा बी पार्टिकल, तो इसको हम लोग माइनस ए लिखेंगे, राइट। तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस ट्राइंगल को नोट करके देखिए आप लोग, इसको हमने वाई नाम दिया है, इसको हम लोग ए कह लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, यानी कि एच है, तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं y अपॉन में a इज इक्वल्स टू में साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? इसके बीच का एंगल है, तो हम लोग यहाँ पे y इज इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, और इससे ही हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर y एक्सिस, राइट। तो इसको हम लोग कैसे सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि अगर t की वैल्यू अगर जीरो है, t की वैल्यू जीरो कहाँ होगी? टी की वैल्यू जीरो यहाँ होगी, इस पोजीशन के अंदर, यहाँ पे जब यहाँ पे होगा मेरा पार्टिकल, टी की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ पे टी की वैल्यू मैंने जीरो रख दी, तो ये पूरा पूरा जीरो हो गया, यानी कि वाई इक्वल्स टू में जीरो हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बिल्कुल जड़ में, यानी कि मेन पोजीशन पे रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं, इसको यहाँ पे ले जाऊं मैं, मान लीजिए कि टी की वैल्यू हो जाती है टी बाय 4, मान लीजिए इस चीज को टी बाय 4, मतलब इसके 4 हिस्से हैं ना, यहाँ पे टी बाय 4, यहाँ पे टी बाय 2, इस तरीके से 4 हिस्से हो जाएंगे, राइट। तो टी बाय 4 जब इसकी वैल्यू रखी जाएगी, तो y इज इक्वल्स टू में a साइन 2 पाई अपॉन में t मल्टीप्लाई बाय टी बाय 4, तब ये कट पिट के आपके सामने निकल के आएगा y इज इक्वल्स टू में a, यानी कि ये जो मेरा b पॉइंट है उस समय यहां पर होगा, इस पोजीशन के ऊपर होगा, ठीक है। यहां पर a की और y की दोनों की वैल्यू बराबर है ना, राइट। इसी तरीके से अब आगे वैल्यू रखेंगे, यानी कि यहां ले आएंगे इस पॉइंट को t बाय 2 रखेंगे, तो y इज इक्वल्स टू में a साइन 2 पाई अपॉन में t मल्टीप्लाई बाय t बाय 2, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे साइन पाई बचेगा, और साइन पाई की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, तो यानी कि y इज इक्वल्स टू में जीरो। तो सिंपली समझ में आ रहा है कि ये तो x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? जीरो ही तो होगी, यही समझ में आता है हमें। और यही में अगर हम लोग बात करें इस सी पॉइंट की, जिसकी हम लोगों ने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे डाला हुआ है, तो इसका भी सेम इक्वेशन बनेगा, लेकिन सेम इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि ये कोस थीटा के टर्म में आएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी का एंगल तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू y की थी मेरी, ये x बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू जो है a तो ऐसा कैसा रहेगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास h है, यानी कि हमारे पास कर्ण है, नीचे हमारे पास बेस है, और हमें L यानी कि परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी आपके पास x अपॉन में a इज इक्वल्स टू में cos ओमेगा t, और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी a cos ओमेगा t। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस एक जैसे ही काम करती है। यहाँ पर भी आप जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे x इक्वल्स टू में a, x इक्वल्स टू में 0 निकल के आएगी इसी की तरीके से वैल्यू। तो हमारी ये दोनों ही इक्वेशंस जो हैं, ये साइन ओमेगा टी वाली और कोस ओमेगा टी वाली, ये हमारे लिए एक्स और वाई एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो यहाँ पे मेनली हमें देखने को यही मिला कि एक पॉइंट जो है वो कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट है, हमारे इससे जुड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर जो जुड़ा हुआ है, वो अंदर ऑक्सीलेटरी मोशन शो कर रहा है, और उसी ऑक्सीलेटरी मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोगों ने आगे निकाला है। आगे हमें इसी पॉइंट की वेलोसिटी भी निकालनी है, राइट? तो इसके अलग टर्म होंगे, मतलब उसको अलग तरीके से कैलकुलेट करके निकालेंगे हम लोग। तो उसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत काम आएगा, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर आने वाला चेंज ही वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना जरूरी था। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हम समझ चुके हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अंदर कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशन करता है, तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा पार्टिकल वो उस सर्कुलर पाथ के एक्सिस पे ऑक्सिलेटरी मोशन करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्लीज जाकर के देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, जब ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा पार्टिकल है, जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर डाला हुआ है, वो इस एक्सिस के ऊपर जो है मोशन करता है, ऑक्सिलेशन करता है, राइट? इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल चुके हैं। तो आज हमें पता करना है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इस पाथ के ऊपर ये किस वेलोसिटी के साथ साथ ऑक्सिलेशन करेगा, राइट? अब हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से निकलती है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d अपॉन में dt, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाल चुके, तो डिस्प्लेसमेंट होता है y इज इक्वल्स टू में a sin ओमेगा t। ये y एक्सिस के लिए है, ठीक है? तो अब हम चाहते हैं कि इस पार्टिकल की इस पाथ के ऊपर हम वेलोसिटी निकालें, तो इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो d अपॉन में dt a sin ओमेगा t, राइट? अब a जो है वो एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड को हम लोगों ने इस पूरे सर्कुलर मोशन में रेडियस भी कहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, राइट? और sin ओमेगा t जो है उसको हम लोग अंदर रखेंगे, और इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, राइट? तो sin ओमेगा t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos ओमेगा t, राइट? यहाँ पे हम लोग t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ओमेगा t का हमें अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो t के रिस्पेक्ट में जब ओमेगा t का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा बचेगा। तो इस तरीके से vt इज इक्वल्स टू में a ओमेगा cos ओमेगा t। तो ये जो है इक्वेशन बनती है वेलोसिटी की, जो है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, राइट? अगर कोई हमें कहे कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमें इस बी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, राइट? जैसे मान लीजिए कि 5 सेकंड के ऊपर मुझे पता करना है कि इसकी क्या वेलोसिटी रही होगी। जैसे कि यहाँ पर 2 सेकंड है, यहाँ पे 5 सेकंड है, यहाँ पे 7 सेकंड है, तो इस पॉइंट पे 5 सेकंड वाले पॉइंट पे इसकी क्या वेलोसिटी रहेगी? तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसकी रेडियस लिख लेंगे a, ओमेगा यानी कि इसके बीच का जो एंगल लिखेंगे वो, और यहाँ पे t जो है वो 5 सेकंड दे रखा है। तो इस तरीके से हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज सोच के देखिए कि कभी आपको टाइम ना दे करके वो कहे कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट से मेरा मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है वो 6 मीटर है, राइट? तो अब मुझे पता करना है कि 4 मीटर पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो अब यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले से क्या इस चीज को निकाल सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी के बीच का इक्वेशन बना हुआ है। यहाँ पे मेरे को दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जिसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट उन दोनों का आपस में रिलेशन हो। तो हम लोग इसी फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? हम करेंगे क्या कि यहाँ से ओमेगा को बाहर रखेंगे, और इसको मैथमेटिकली हम लोग इसको डाल देंगे अंडर रूट के अंदर, यानी कि vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा अंडर रूट में a cos ओमेगा t, राइट? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका अंदर ही अंदर एक स्क्वायर कर देंगे, राइट? तो vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है? तो vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोस स्क्वायर ओमेगा t को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है? तो अंदर हम लोग इस चीज को लिखेंगे vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर बाहर रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है? अब इस a स्क्वायर को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा, अंदर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट? और
एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे a sin ओमेगा t की वैल्यू क्या है, y है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने यहाँ पे y लिखा था, राइट। तो इसका मतलब इस चीज को हम लोग y से इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो लिखेंगे vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वेलोसिटी है और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, और जो पहले वाली जो इक्वेशन है वो है वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन। अगर आपको कोई पूछे कि मान लीजिए कि पर्टिकुलर टाइम के बाद यानी कि 4 सेकंड या 5 सेकंड के बाद इसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, तो आप लोग इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, राइट। और जब आपको कोई बोले कि 5 मीटर के बाद या 7 मीटर के बाद उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि कितने मीटर के बाद या कितने सेकंड के बाद, टाइम के बाद पूछ रहा है या फिर हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट के बाद, राइट। तो इस तरीके से दो फॉर्मूलाज हैं हमारे सामने, वेलोसिटी के हमारे सामने निकल के आते हैं, तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज हो जाती है हमारे लिए वाई एक्सिस के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकल की जो कि ऑक्सिलेटरी मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल उठता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी एक पार्टिकल की क्या हो सकती है जब वो ऑक्सीलेशन कर रहा है, या फिर कहाँ हो सकती है, कौन से पॉइंट पर हो सकती है। तो अब उसकी वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर बात की जाए मिनिमम वेलोसिटी की बात की जाए, तो हमारे सामने इक्वेशन लिखी हुई है वी टी इज इक्वल्स टू में ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। अब यहाँ पे हो क्या कि अगर इस y की वैल्यू इस a के बराबर आ जाए, यानी कि y की वैल्यू अगर मैं a रख दूंगा तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा ना। तो यानी कि मिनिमम जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, और वो कब होगी, जब y की वैल्यू a के बराबर हो जाए। और a क्या है, रेडियस। यानी कि अगर ये मेरा पॉइंट इस एक्सट्रीम पे आ जाए, इस एक्सट्रीम पे अगर ये मेरा पॉइंट आ जाए, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जैसा कि मुझे पता है कि जब भी कोई चीज ऑक्सीलेशन करती है तो वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच करके एक बार के लिए वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक मोशन में एक बात बताई हुई है, राइट। तो इसका मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी शून्य है, यानी कि जीरो हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और वहीं मैक्सिमम की बात करें तो अगर इस y की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी कि इसमें से कुछ भी ना घटे, यानी कि इस एम्पलीट्यूड में से कुछ भी घटे नहीं, तो y इज इक्वल्स टू में जीरो रखेंगे तो vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा a निकल के आएगी वैल्यू। और y इज इक्वल्स टू में जीरो कहाँ होगा, y इज इक्वल्स टू में जीरो होगा यहाँ पे बीच में मीन पोजीशन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि जब भी कोई पेंडुलम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जब भी कोई पेंडुलम ऑक्सीलेशन करता है तो जब वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी बचती है, और उस एनर्जी की वजह से ही तो ये ऊपर चला जाता है, यहाँ पे दूसरी साइड चला जाता है। तो इसी तरीके से ऑक्सीलेशन होता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी होगी vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा a, दोनों एक्सिस के लिए याद रखना, राइट। तो मिनिमम जीरो, मैक्सिमम ओमेगा a। मिनिमम कब जीरो, जब हमारा जो पॉइंट है या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे हो, और मैक्सिमम कब होगी, जब वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब ऑक्सीलेशन रुक जाता है ना, तो ऑक्सीलेशन रुक जाने के बाद जब वो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे आ जाता है तो उस समय भी उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी तभी रहेगी जब पहले से ऑक्सीलेशन चालू हो, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे का ऐसा पड़ा है, स्टेशनरी पड़ा हुआ है, तो मीन पोजीशन पे है, तब तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही होगी ना। लेकिन अगर कोई ऑक्सीलेशन चालू हो तो मीन पोजीशन पे आते ही उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि ओमेगा ए हो जाएगी। इस चीज को आप बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, राइट। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले द एक्सेलरेशन इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग पता कर चुके हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है जो सर्कुलर मोशन करता है उससे जुड़ा हुआ एक और पार्टिकल होता है, वो उसी सर्कुलर पाथ के एक्सिस पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। हम लोग देख चुके हैं उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मतलब उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की कुछ ये इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। आज हमें पता करना है कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। उसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे मिनिमम है, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, और पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ साथ ही हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे टाइम पीरियड के बारे में, कि यानी कि किसी भी पॉइंट पे जब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे कि कितने टाइम पीरियड में इसने इतना ऑक्सीलेशन किया। तो उसका फॉर्मूला भी आज हम लोग निकालने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमें पता है कि ये डायग्राम है जिसके अंदर एक पार्टिकल ए है, वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उससे जुड़ा हुआ पार्टिकल बी है जो इस वाई एक्सिस के ऊपर ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है, राइट।
अब यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस हमारे सामने हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो है a sin ओमेगा टी, और वेलोसिटी की दो हमारे पास इक्वेशंस निकल के आती हैं। पहली तो है टाइम और वेलोसिटी के बीच में, यानी कि v इज इक्वल्स टू में एक ओमेगा कोस ओमेगा टी, और दूसरी है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी कि v इज इक्वल्स टू में ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर आया हुआ चेंज टाइम के साथ साथ ही एक्सेलरेशन कहलाता है, राइट। तो इसका मतलब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो डी अपन में डी टी एक ओमेगा कोस ओमेगा टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ए ओमेगा ये दोनों ही हमारे लिए जो है कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग बाहर रखेंगे, और यहाँ पे डी अपन में डी टी कोस ओमेगा टी, राइट। अब जब इसका कोस ओमेगा टी का जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन ओमेगा टी निकल के आएगा, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा, तो इस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी अल्फा इज इक्वल्स टू में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये निकल के आती है हमारे सामने एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब एक्सेलरेशन को हम लोगों ने अल्फा का नाम दिया है, क्योंकि जो ए होता है वो सिंपली लीनियर एक्सेलरेशन के लिए होता है, या फिर इसको हम लोगों ने एम्पलीट्यूड भी माना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को अल्फा लिखा है, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये जो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन बता रहा है, वही मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, वाई ऊपर लिखा हुआ है हमें। तो इस चीज़ को अगर आप सब्सटीट्यूट कर दें, यानी कि इसको आप लिख दें कि अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये भी एक एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो निकलेगी, लेकिन ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच की इक्वेशन है। ऊपर वाली जो है वो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच की है, राइट। तो दो इक्वेशन हमारे सामने एक्सेलरेशन के लिए भी निकल के आ गई, तो हमें समझ में आ गया। अब हमें पता करना है कि मिनिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कौन से पॉइंट पे होगी। तो हम इसी इक्वेशन से अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से निकाल सकते हैं। कैसे? जब y की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, यानी कि y क्या है हमारे पास, y एक्सिस क्या है, ये y एक्सिस यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर भी ज़ीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पूरा एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जब y इजिकल्स टू में ज़ीरो तो अल्फा इजिकल्स टू में ज़ीरो। अब y इजिकल्स टू में ज़ीरो कहाँ होता है? मीन पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि मीन से तो शुरू होता है, यहाँ से y जो है प्लस में जाता है, यहाँ से y जो है नीचे की तरफ माइनस में जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है, यानी कि जो मेन पॉइंट है, इसका मीन पोजीशन है, इस पे y इक्वल्स में जीरो, यानी कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन, इस चीज़ का ध्यान रखना। और वहीं मैक्सिमम एक्सेलरेशन का होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू तब होगी जब इस y की वैल्यू इस पूरे a के बराबर हो जाएगी, राइट। जब यहाँ पे a के बराबर हो जाएगी तो मैक्सिमम हम लिख सकते हैं ना माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू में प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a। अब प्लस माइनस क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है यानी कि इस तरफ जा रहा है तो प्लस है, और इस तरफ जा रहा है तो माइनस है, राइट। तो इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे होती है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा पर्सनली प्रैक्टिकली सोच कर भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉइंट पे जब हमारा पॉइंट आता है, यानी कि हमारा पेंडुलम आता है, तब यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, यानी कि वेलोसिटी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज एक्सट्रीम पॉइंट पे आता है, राइट। और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, और मीन पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है। जबकि वेलोसिटी में क्या होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वेलोसिटी की वैल्यू सबसे कम होती है, जीरो होती है, और मीन पॉइंट पे वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन कहाँ ज़्यादा होता है और कहाँ कम होता है। यानी कि मिनिमम एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो मेन पोजीशन पे जाइए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जाइए, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो इससे निकाल सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और अगर किसी पॉइंट पे यानी कि किसी डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल, तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यानी कि इस तरीके से भी किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, ठीक है। अब इस चीज को आप लोग थोड़ा सा नोट करके देखिए, इस इक्वेशन को नोट करके देखिए, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई को। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि जो अल्फा यानी कि एक्सेलरेशन है वो इस वाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा।
और साथ ही यहाँ पे जो माइनस का निशान है वो बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेंडुलम में मैं इतना डिस्प्लेसमेंट दूं इस डायरेक्शन के अंदर, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो मीन पॉइंट की तरफ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसा कि मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो एक्सेलरेशन है वो मीन पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करता है, एक्ट टुवर्ड्स मीन पॉइंट्स। और ऐसा कौन से मोशन में होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। यानी कि ये जो पॉइंट एक्सिस के ऊपर इधर उधर जो एक्सेलरेशन कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इस चीज़ को प्रूव करना था हमें एक्सेलरेशन की मदद से। अब यहीं पे अगर मैं जानना चाहूं कि एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे या फिर एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पे उस समय इस पॉइंट का टाइम पीरियड क्या था, तो मैं कैसे पता करूंगा, कैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा? तो बहुत सिंपल है, इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि ये तो देखिए माइनस का निशान तो है, यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है, वरना इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड इसका होगा ओमेगा स्क्वायर वाई। यानी कि मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू में अल्फा, और यहां से मैं अगर ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो क्या निकल सकती है? अल्फा अपॉन में वाई का अंडर रूट, राइट। और यहां पर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन में टी, तो 2 पाई अपॉन में टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में अल्फा अपॉन में वाई। तो यहाँ पे टी की वैल्यू जो निकलेगी वो निकल के आएगी टी इज इक्वल्स टू में 2 पाई अंडर रूट में वाई अपॉन में अल्फा। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल्स टू में 2 पाई अंडर रूट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन। तो ये वो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला जहां पे हम किसी भी सिंपल हार्मोनिक करते हुए ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए कि एक पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे पता करना है कि इसका टाइम पीरियड क्या था, तो वो हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं। यहां पर हमें पता होना चाहिए इसकी डिस्प्लेसमेंट और इसका एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन पता करना हो तो उसके लिए इक्वेशन ये बनती है, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट पता करना हो तो उसके लिए इक्वेशन ये बनती है, ठीक है। जब टाइम पीरियड पता करना हो तो उसके लिए इक्वेशन ये बनती है, और जब वेलोसिटी पता करनी हो तो उसके लिए इक्वेशन ये बनती है। यानी कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड चारों चीज़ें निकालना सीख ली है, और ये चारों ही चीज़ें हमें आगे काम आएंगी फोर्स लॉ में और एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों को एक्सेलरेशन की इक्वेशन समझ में आ जाती है, और साथ में समझ में आ जाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन है वो कैसे इसने सेटिस्फाई करी, कि जो एक्सेलरेशन है वो मीन पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, इनका फंडा समझ में आया होगा, और ये कैसे काम करते हैं, कैसे हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके अंदर एक पार्टिकल जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और उससे जुड़ा हुआ एक पार्टिकल दूसरा है जो कि उसी के एक एक्सिस के ऊपर ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है। हमें ये जानना है जो ऑक्सीलेटरी मोशन ये पार्टिकल कर रहा है इसकी एनर्जी क्या है, यानी कि कौन से पॉइंट पे इसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो एक मैकेनिकल सिस्टम होता है, और मैकेनिकल सिस्टम में एनर्जी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम लोग बात करें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि ऑक्सीलेशन की, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की अगेंस्ट काम करते हैं, तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ काम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करता है। यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले गया तो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी, राइट। और वही ग्रेविटेशनल एनर्जी बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के इसको मोशन कराएगी, और फिर इस तरीके से ऑक्सीलेशन होता रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा, राइट। तो हमें जानना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, और लास्ट में ये भी देखना है कि ये दोनों एनर्जी जो है बराबर निकलती हैं या नहीं, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जीज के बारे में, राइट। तो पहले अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी की, तो बहुत सिंपल है कि हमें पता है कि किसी भी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब उसके अंदर वेलोसिटी हो और कुछ मास हो, राइट। तो वेलोसिटी के लिए तो हमारे पास दो इक्वेशंस पहले से हम लोग निकाल चुके हैं वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि पहली जो है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, जो कि है वेलोसिटी और टाइम के बीच की इक्वेशन, राइट। और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो है वी इज इक्वल्स टू में ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच की इक्वेशन, राइट। इन्हीं दोनों तरीके से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको टाइम दिया हुआ हो और वेलोसिटी पूछे तो इस इक्वेशन का यूज़ करना है, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो आप लोग इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। और हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू में 1/2 mv स्क्वायर, राइट। तो जो m है वो मास ऑफ द पार्टिकल है, इस b पार्टिकल का जो मास है, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v है,
तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के हम दोनों ही इक्वेशंस को एक एक बार इस v में सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो काइनेटिक एनर्जी की निकल के आएंगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इस पहली इक्वेशन की यानी कि वेलोसिटी और टाइम वाली इक्वेशन की बात करें और जब हम इसको इस v की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी के इज इक्वल्स टू में 1/2 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। यानी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दे दे यानी कि इतने सेकंड पर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालिए इस ऑब्जेक्ट की, तो आप आराम से इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं, राइट। इसके लिए सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाली, इसको जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके सामने वैल्यू निकल के आएगी के इज इक्वल्स टू में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट दे दे यानी कि इस पूरे पाथ में बोले कि इस 5 मीटर के बाद आप मेरे को काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों ही इक्वेशंस की मदद से टाइम और डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी में 2 इक्वेशन निकली थी, वैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी 2 इक्वेशन निकली हैं, राइट। अब हमें पता करना है कि इस पूरे पाथ में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ थी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ थी, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसका हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैं चाहता हूँ कि इस ए में से अगर मैं 0 घटा दूँ, मतलब इस y की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये ऐसे कैसे पूरा का पूरा सिस्टम आ जाएगा मेरे पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। यानी कि y इक्वल्स टू में 0 रखूंगा तो k इज इक्वल्स टू में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर निकल के आएगा। मतलब y इक्वल्स टू में 0 कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे, यानी कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेशन कर रहा है या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो जब वो यहाँ से वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा तो उस टाइम पर इसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी और उसी एनर्जी की वजह से ये आगे मोशन करेगा। और इसी तरीके से तो जो हमारा ऑक्सीलेशन है होता रहता है। तो मीन पोजीशन पे इसकी जो मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी, इसका हमें ध्यान रखना है। और वही मिनिमम कहाँ होगी, बहुत सिंपल है, जब इस y की जगह मैं a रख दूंगा। सोचो, इस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा ना। यानी कि इस y की जगह में जब a रख दूंगा तो ये पूरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 यानी कि मिनिमम हो जाएगी। और y इक्वल्स टू में a कहाँ पे होता है, y इक्वल्स टू में a होता है आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, यानी कि यहाँ पर। देखिए, जब भी आप ऑक्सीलेशन देखते हैं तो यहाँ पर जब हमारा ऑब्जेक्ट पहुँचता है तो एक बार के लिए वो पूरी तरीके से रुक जाता है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, राइट। फिर यहाँ से फिर दोबारा रिपीट में दोबारा उस तरफ जाता है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आते आते इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल लो हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, राइट। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो मेन पोजीशन पे होगी और जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होगी। अब यहीं पर अगर हम लोग इसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, ऑक्सीलेशन में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ यानी कि डिस्प्लेस करवाते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं। तो पहले तो हमें उस फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो फोर्स कितना होगा, उस फोर्स को अगर हम लोग निकालना चाहें तो न्यूटन के सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं। F इक्वल्स टू में m अल्फा। m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और अल्फा जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम लोगों ने अल्फा के रूप में निकाला था। a जो होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए होता है, राइट। अब हमें पता है कि जो अल्फा की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है, जो हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी एक्सेलरेशन वाली वीडियो में, वो थी अल्फा इक्वल्स टू में माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास f इक्वल्स टू में m अल्फा है, इसमें मैं अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो f इक्वल्स टू में माइनस m y ओमेगा स्क्वायर वैल्यू निकल के आएगी, राइट। तो यानी कि ये वो फोर्स है जिसकी मदद से मैं इस ऑब्जेक्ट को इस मीन पोजीशन से यहाँ पर डिस्प्लेस कर पाया, राइट। और इसी फोर्स की मदद से दोबारा ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा। तो इसी फोर्स को हम लोग दूसरी भाषा में रेस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। हालांकि इसको हम लोग आगे बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ से हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया इस चीज़ का, ठीक है। तो अब करना ये है कि मुझे ये पता करना है ये जो फोर्स मैंने इसके ऊपर किया है, ये यहाँ पर इस फोर्स की वजह से यहाँ पे ये आया है और उसी फोर्स की वजह से वापस ये जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लाते लाते इस फोर्स की मदद से इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो गई होगी और उसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन के रूप में। यानी कि मैंने यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को लेके गया हूँ तो मैंने इसके ऊपर कोई ना कोई वर्क किया होगा, वो वर्क यहाँ पे स्टोर हुआ है एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो उस वर्क की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए। और वर्क इक्वल्स टू में क्या होता है,
फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 0 से y का इंटीग्रेशन एफ डी वाई। मैंने 0 से y क्यों लिखा है? क्योंकि 0 से y मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेस किया है, राइट। f की वैल्यू अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ तो माइनस का एम वाई ओमेगा स्क्वायर डी वाई, ठीक है। हमें पता है कि माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को अपन लोग बाहर रख देंगे, तो यानी कि डब्ल्यू इक्वल में माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर अंडर यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है 0 से y डी वाई, ठीक है। और y का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि वैल्यू निकल के आएगी डब्ल्यू इक्वल में 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये माइनस में है वैल्यू, लेकिन हमें पता है कि ये माइनस में इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रही है। तो इसका मतलब वर्क का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो निकलेगा डब्ल्यू इक्वल में 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो और हमें पता है कि जो वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल में 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच की इक्वेशन निकल के आई है। और वहीं मैं कहूँ कि मैं काइनेटिक एनर्जी की तरह पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के बीच में एक रिलेशन निकालना चाहूँ, यानी कि इक्वेशन निकालना चाहूँ, तो कैसे निकाल सकता हूँ? इस y की जगह वैल्यू रख करके, और y क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है। और y की वैल्यू क्या होती है? a साइन ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट मैं बता चुका हूँ कैसे होती है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a साइन ओमेगा टी को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू निकलेगी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल में 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर वाली, ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच की इक्वेशन है, और नीचे वाली जो इक्वेशन है वो पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के बीच की इक्वेशन है। जैसे कि दो इक्वेशन हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को लेकर निकाली थी, दो ही इक्वेशन हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के निकाली थी। और वहीं मैं कहूँ इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कहाँ होगी इस पूरे पाथ के अंदर, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत सिंपल है कि अगर मैं इस इक्वेशन में y की जगह अगर मैं a रख दूँ, तो यानी कि a जो है वो पूरा रेडियस है, हमें पता है पूरा एम्पलीट्यूड है, राइट। तो इसकी जगह जब a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर वैल्यू निकल के आएगी। तो इसका मतलब ये जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और y इज इक्वल टू में a कहाँ होता है? एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो यहाँ पर आकर के एक्सट्रीम पे आकर के एक बार रुक जाता है, और जब यहाँ पर रुक जाता है तो ये अपने अंदर पूरी एनर्जी स्टोर कर लेता है, और उसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, और वो मैक्सिमम होती है और उसकी वैल्यू ये होती है। और वहीं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी? जब आप इस y की जगह 0 रख देंगे तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि p इज इक्वल टू में 0, यानी कि मीन पोजीशन पे y इज इक्वल टू में 0, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी। अब आप इसे थोड़ा सा चेन बना करके भी समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपके सामने ऑक्सीलेशन कर रहा है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके गया, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, राइट। जब आप इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो जब यहाँ पे जा रहा होगा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और मेन पोजीशन पर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये दोबारा इस तरफ जाएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, और यहाँ पर आते आते दूसरे एक्सट्रीम पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इसका मतलब ये दोनों एनर्जी एक दूसरे को कंजर्व रख रही हैं, बराबर हैं, राइट। तो यही कंसेप्ट हमें पढ़ना था कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एनर्जी है वो ऑक्सीलेशन करती रहती है, राइट। एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, राइट। तो ये चीज़ हो जाती है एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी भी इसमें ऑक्सीलेशन करती है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप पुरानी वीडियोस जाकर के देखिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम पीरियड है, और अब ये एनर्जीज है। इन सभी टर्म्स की मदद से हम लोग एक सिस्टम, यानी कि जैसे स्प्रिंग हो गया, पेंडुलम हो गया, कॉम्प्लेक्स मोशन हो गया, उस सबको आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसका एक बेस है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन स्प्रिंग को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हमारे सामने एक स्प्रिंग पड़ी हुई है, इसका ये जो ब्लॉक है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है, और साथ ही ये कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ये जो ब्लॉक है हमारा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, यानी कि एक बार ऑक्सीलेशन करता है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग स्प्रिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे सामने एक स्प्रिंग पड़ी हुई है, इसका जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है वो K है, और ये साथ समझ लीजिए कि ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर पड़ा है, यानी कि ये बिल्कुल बिना कोई, ना तो इसके ऊपर कोई कंप्रेशन है, ना ये एक्सपेंड हो रखी है, मतलब सिंपल ब्लॉक है,
और स्प्रिंग से जुड़ा हुआ, और इसकी जो ये सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, यानी कि किसी भी तरीके का कोई फ्रिक्शन इसके ऊपर नहीं लग रहा है, राइट। यानी कि एक बार इसको ऑक्सीलेशन करवा देने के बाद ये लगातार सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑक्सीलेशन करती रहेगी, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ कि इसको थोड़ा सा कंप्रेस करता हूँ, यानी कि इसको इसकी पहली एक्सट्रीम पोजीशन तक यानी कि यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो सतह है, ये हमारी जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है, तो ये चलता रहेगा ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने इसको यहाँ तक इसको दबा दिया, यानी कि यहाँ से इसकी मेन पोजीशन से यहाँ तक इसको डिस्प्लेसमेंट मैंने इस डायरेक्शन के अंदर करवाया है। अब इस डायरेक्शन के अंदर मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट करवाया तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा, और मुझे पता है कि ये जो जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो इसके अंदर एक और फोर्स जो है डेवलप होगा जो इसे बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, यानी कि इस तरफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन की तरफ। अच्छा, वो फोर्स क्या कहलाएगा? वो फोर्स कहलाएगा रेस्टोरिंग फोर्स, जो कि यहाँ पर रिस्टोर होगा। क्यों? देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब हम लोग बात पेंडुलम की करते हैं तो वहाँ पर जो मोशन है उसमें जो ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर होती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। यहाँ पर ये जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है ये स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से हो रहा है, या फिर कह लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमें पता है कि जब भी किसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो उसके अंदर ये जो हिस्से होते हैं ये एक फोर्स को जनरेट करते हैं। अब मैंने जो फोर्स लगाया है अपनी तरफ से, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, जो डिस्प्लेसमेंट करवाया है, वो अंदर की तरफ करवाया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो फोर्स है बाहर की तरफ काम करेगा। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई कि मेरा जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि माइनस, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में काम करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट जितना मैंने इसको करवाया है उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स अंदर डेवलप होगा। यानी कि अंदर हम लोग कह सकते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। और इस चीज़ को क्लियरली लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे एफ आर इज इक्वल्स टू में माइनस के एक्स। यहाँ पे के क्या है? के जो है वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। मैंने पहले बताया स्प्रिंग कांस्टेंट से मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा फैक्टर जो कि स्प्रिंग को उसकी मेन पोजीशन में रहने के लिए मदद करता है। देखिए, स्प्रिंग्स भी कई तरीके की होती है। कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग्स होती है जिनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आप इसे कितना भी कंप्रेस कर लो, कितना भी खींच लो, ये अंत में अपनी मेन पोजीशन पे आ ही जाता है। हालांकि परफेक्टली तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा असर तो पड़ता ही है स्प्रिंग के ऊपर भी, लेकिन ये जो है रफली मतलब ज़्यादा से 95-96% तक अपनी मेन पोजीशन पे आ ही जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ अपने बाइक के सॉकर्स, राइट, या बाइक की जो स्प्रिंग्स होती है, बड़ी बड़ी जो हार्ड स्प्रिंग्स होती है। और वही बात करूँ मैं नॉर्मल कमज़ोर सॉफ्ट स्प्रिंग्स की, तो अगर आप इसे ज़्यादा कंप्रेस करोगे या ज़्यादा खींचोगे तो उसका जो शेप और साइज़ है, जो इलास्टिसिटी है, वो बिगड़ जाएगी। यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू उसके अंदर होती है वो कम होती है, राइट। तो ये हमारे सामने क्लियर हो जाता है एफ इज इक्वल्स टू में माइनस के एक्स। इसको एफ आर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई कि मैं जितना अंदर इसका जितना डिस्प्लेसमेंट में जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मैं इस स्प्रिंग को यहाँ से रिलीज कर देता हूँ। अब क्या होगा? सबसे पहले तो ये जो स्प्रिंग है यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी 0 थी क्योंकि मैंने इसको पकड़ के रखा था। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, इस रेस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया, इस मीन पोजीशन तक आने की कोशिश करी। यानी कि सबसे पहले ये मीन पोजीशन पे आएगा, आने की अपनी कोशिश करेगा। तो जैसे ये मीन पोजीशन पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये पहुँच गया, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इसकी इस टाइम पे होगी। हमें पता है कि जो मीन पोजीशन होता है उसके ऊपर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, पहले मैं वेलोसिटी में बता चुका हूँ, राइट। तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पे ये पहुँचेगा, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ यहाँ पे पहुँचा है, उसी वेलोसिटी से, उसी इनर्शिया से ये आगे बढ़ जाएगा, यानी कि अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक चला जाएगा। हमें पता है ना कि जब कोई चीज़ हम लोग ऑक्सीलेशन करवाते हैं, जब वो अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचती है उस समय उसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारी वेलोसिटी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो है आगे बढ़ जाता है, यानी कि ऑक्सीलेशन दूसरी डायरेक्शन में होता है। इससे में ऐसा ही होता है, इसमें जो ये स्प्रिंग है अपनी मेन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम यानी कि यहाँ तक चली जाएगी, यानी कि इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। अब देखिए, ये अपनी मेन पोजीशन पे पहुंच गई, यहाँ पे मेन पोजीशन से ये आगे बढ़ी है, तो इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट किया है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट किया है, तो इस स्प्रिंग के अंदर दोबारा रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन इस बार जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तो 1 सेकंड के लिए, कुछ मतलब थोड़े से टाइम के लिए, इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी ना, वैसे यहाँ भी 0 हो जाएगी, राइट। और उसके बाद फिर ये दोबारा वापस आएगा, अपनी मेन पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स उसको मेन पोजीशन पे दोबारा लेके आएगा, तब इसके पास क्या होगा, बहुत सारी वेलोसिटी होगी,
फिर वो क्या होगा उस वेलोसिटी की वजह से, ये दोबारा कंप्रेस होने लगेगा। तो अगर आप मेरी बात ढंग से समझ पा रहे हो कि पहले क्या था, ये मेन पोजीशन पे थी, इसको मैंने कंप्रेस किया, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा रेस्टोरिंग फोर्स था जिसको मेन पोजीशन पे ले जाना चाहता था। जैसे ये मेन पोजीशन पे पहुंचा, इसके पास बहुत सारी वेलोसिटी जमा हो गई, उस वेलोसिटी की वजह से ये बाहर की तरफ चला गया, राइट, बाहर की तरफ चला गया, बाहर की तरफ यहाँ पे आया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ बहुत सारा रेस्टोरिंग फोर्स वापस डेवलप हो गया, तो इसे दोबारा मेन पोजीशन की तरफ लेके आया। मेन पोजीशन पे दोबारा इसके अंदर बहुत सारी वेलोसिटी जमा हो गई, या यूं कह ले कि बहुत सारी एनर्जी जमा हो गई, तो उस एनर्जी की वजह से दोबारा अंदर गया। तो इस तरीके से एक्सपेंशन कंप्रेशन चलता ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। अब मुझे ये पता करना है कि कितने टाइम पीरियड में ये स्प्रिंग एक बार अंदर जाती है, बाहर आती है, फिर दोबारा अंदर जाती है, मतलब एक ऑक्सीलेशन ये कितने टाइम में कर लेती है। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, टी इज इक्वल्स में 2 पाई अंडर रूट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन, राइट। अब बात यह है कि मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो एफ आर इज इक्वल्स टू में माइनस का के एक्स है। एक बार इसका मैग्नीट्यूड मान के चलते हैं तो एफ आर इज इक्वल्स टू में के एक्स। अब एफ यानी कि फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, यानी कि न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो एम ए इज इक्वल्स टू में के एक्स, राइट, या फिर एम एल्फा भी लिख सकते हैं इस जगह पे आप, लेकिन ये लीनियर एक्सेलरेशन है इसलिए मैंने ए लिखा है, राइट। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन है फॉर्मूले के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है एक्स, एक्सेलरेशन क्या है ए, तो इस ए को मैं नीचे ले आता हूँ, यानी कि एक्स अपॉन में ए इज इक्वल्स टू में एम अपॉन में के, राइट। तो इस एक्स अपॉन में ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एम अपॉन में के, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टी इज इक्वल्स में 2 पाई अंडर रूट में एम अपॉन में के, और इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं टी इज इक्वल्स टू में 2 पाई अंडर रूट में ये जो एम है यानी कि मास है, ये एक्चुअल में इसके इनर्शिया का काम कर रहा है। अब चूंकि मैंने कहा कि ऑक्सीलेशन चलता रहेगा क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, तो इनर्शिया के लॉ के हिसाब से ये जो मास है खिसकता रहेगा आगे पीछे फोर्स की मदद से, तो इसका मतलब इनर्शिया लिख सकते हैं इसको अंडर रूट में, ठीक है। अपॉन में के यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट का काम यहाँ पे क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स को मेंटेन करना, राइट। जितना अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा अंदर उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से फोर्स बनेगा, उसको बाहर भेजेगा, राइट। तो इस के यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स फैक्टर। तो लिखेंगे टी इज इक्वल्स में 2 पाई अंडर रूट में इनर्शिया अपॉन में फोर्स फैक्टर, यानी कि ये वो टाइम पीरियड है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक स्प्रिंग को एक बार में कितना टाइम लग रहा है। अब हमें यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो स्प्रिंग है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। कैसे, हमें पता है कि जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया से अंदर की तरफ इतना डिस्प्लेसमेंट किया तो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ। अब यहाँ पर जब मैंने फोर्स लगाया है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगी ना। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, रिलीज करोगे, तो सबसे पहला जो चेंज है वो वेलोसिटी में आएगा, यानी कि वेलोसिटी में चेंज यानी कि एक्सेलरेशन में चेंज। और वो क्या करेगा, वो एक्सेलरेशन स्प्रिंग की मेन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और हमें पता है कि ऑक्सीलेशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो मेन पोजीशन की तरफ काम करता है, एक्ट्स टुवार्ड्स मेन पोजीशन। ये पहले मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका मतलब बार बार स्प्रिंग भी जो है, स्प्रिंग का जो रेस्टोरिंग फोर्स है या फिर एक्सेलरेशन है, वो बार बार मेन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि प्रॉपर्टी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, यानी कि एक स्प्रिंग जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है और इसका टाइम पीरियड भी हमें समझ में आ जाता है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में, यानी कि एक सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ये हमें शो करना है या प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें एक सिंपल पेंडुलम जो है कंसिडर करना पड़ेगा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम को। यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है जो कि मासलेस है, या यूँ कहूँ कि इसके जो एक कोने के ऊपर जो है पॉइंट मास लटका रखा है, ज़्यादा मास नहीं लटका रखा है, जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग या फिर इस स्टैंड के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो हम इसे मासलेस कहेंगे। और दूसरा ये है कि एक टेंशनलेस है। टेंशनलेस मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसके दूसरे एंड पे मैं बहुत सारा मास लटका देता हूँ तो होगा क्या कि इस स्ट्रिंग में या इस वायर के अंदर टेंशन पैदा होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस वायर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाए और ये जो है खिंच जाए, इसकी लेंथ जो है बढ़ जाए बीच में ही, और जिससे ऑक्सीलेशन में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसे टेंशनलेस बना रहे हैं, मास कम रख रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी वायर है वो अच्छी क्वालिटी की है, एक तरीके से रिजिड मान लीजिए, यानी कि इसके अंदर किसी तरीके का कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है और ये बहुत स्ट्रेट है। साथ ही ऊपर ये जो स्टैंड लगा हुआ है जहाँ से ये चीज़ लटकी हुई है, ये भी एक रिजिड स्टैंड है, यानी कि रिजिड बॉडी है, इसके अंदर किसी तरीके का कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि कितना भी ऑक्सीलेशन कर ले इसके अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाएगा या फिर टूट फूट जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीलेशन में या मोशन में कोई प्रभाव पड़ेगा,
ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक बिल्कुल परफेक्ट पेंडुलम हमने बनाया है, सिंपल पेंडुलम, जिसके अंदर किसी तरीके का कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ये मासलेस है, ये टेंशनलेस है, इसकी स्ट्रिंग जो स्ट्रेट है और एक रिजिड स्टैंड पे लटका हुआ है, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ है, यानी कि ये जो आइडियल लेंथ है, ये एल मानी है हम लोगों ने, यानी कि इसमें किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऑक्सीलेशन करवाने के लिए इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं थीटा का, यानी कि थीटा आप लोग आर्क के रूप में इसको एक्स भी कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो थीटा आएगा और यहाँ पे नापेंगे तो आर्क आएगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे आकर के हम लोगों ने इसको यहाँ ले आए और यहाँ पे आके इसको हम लोगों ने छोड़ दिया। अब हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी जमा होगी, जिसकी वजह से ये जो है आगे मोशन करेगा, राइट। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, यानी कि ये ऑक्सीलेशन करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमें इससे ही ऑब्जर्व करना है, यानी कि इन ऑक्सीलेशंस को ही ऑब्जर्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए, जब हम लोग इसको यहाँ पर लेके आए, यानी ये जब भी ये यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पे इसके ऊपर दो तरीके के फोर्स लग रहे होते हैं। पहला तो ये बैलेंस फोर्स से नीचे की तरफ खींचता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक mg यानी कि एक जो फोर्स है जो सबके ऊपर काम करता है, mg फोर्स काम करता है नीचे की तरफ इसके ऊपर, राइट। वो m यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसी के आसपास दो तरीके के फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन इसकी जो पेंडुलम की है वो इस तरीके से नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर एक फैक्टर काम करेगा, उसको हम लोग कहेंगे कंपोनेंट काम करेगा, वो होगा mg कोस थीटा, राइट। क्योंकि ये सीधे सीधे काम कर रहा है, राइट, mg cos थीटा। वहीं मैं बात करूँ इससे बिल्कुल इस तरफ, यानी कि 90 डिग्री डायरेक्शन में एक कंपोनेंट और काम कर रहा है जिसे नीचे की तरफ खींच रहा है, उसे हम लोग कहेंगे mg sin थीटा, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। हमें पता है कि एक पेंडुलम या फिर एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है इस तरीके का, उसके ऊपर दो तरीके के फोर्स काम करते हैं। एक तो इस डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में, और एक जो है उसको इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। तो इसलिए हम लोग इसको mg cos थीटा नाम दिया है, इसको नाम दिया है mg sin थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो mg cos थीटा है ये तो सीधा ही में जा रहा है। इसका मतलब ये तो एक टेंशन फोर्स पैदा करता है। टेंशन मतलब उतनी नहीं कि ये हमारी जो वायर है इसको डिफॉर्म कर दे ना, ये एक सिंपल टेंशन पैदा करता है जो कि होनी चाहिए, इतनी टेंशन तो होनी चाहिए, इतना टेंशन फोर्स तो इसके अंदर लगना ही चाहिए। तो mg cos थीटा जो है एक बैलेंस टेंशन फोर्स है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टेंशन T इज इक्वल्स टू में mg cos थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे बात करें mg sin थीटा की, तो mg sin थीटा एक अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स इसलिए है क्योंकि ये हमेशा इस चीज़ को, इस पेंडुलम को यहाँ पे खींचना चाहता है। अब हमें पता है कि किसी भी सिंपल मोशन को इस तरफ खींचने के लिए अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ती है, और अनबैलेंस फोर्स क्या करता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। हमें पता है न्यूटन के लॉ से, न्यूटन के लॉ का स्टेटमेंट भी यही कहता है कि एक अनबैलेंस फोर्स जब तक किसी बॉडी पे ना लगे तब तक बॉडी वैसा का वैसा मोशन करती रहेगी, ये बात हम जानते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करेगा, और एक्सेलरेशन जो है इसे मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। अब एक्सेलरेशन लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी लग ही रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये मोशन कर रहा है mg cos थीटा, यानी कि ऐसे कैसा है पेंडुलम, इसको यहाँ पे लेके जाने के लिए कोई ना कोई फोर्स की जरूरत तो पड़ेगी ना। एक्सेलरेशन किसी ना किसी फोर्स की वजह से तो आएगा ना। तो वो फोर्स क्या होगा, न्यूटन के सेकंड लॉ से वो फोर्स होगा ma, जो से इस तरफ खींच रहा है। पहले भी मैं इसकी बात कर चुका हूँ। तो ma इज इक्वल्स टू में mg sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन के अंदर है और जो हमारा mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो जब आप दोनों को इक्वल रखोगे और m से m कैंसिल आउट करोगे तो a इज इक्वल्स टू में g sin थीटा, यानी कि ये वो एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से हमारा ये जो पेंडुलम है ये मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, राइट। जैसे कि मैंने आपको सिंपली बताया था पहले भी, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस थीटा को आप लोग रेडियन में कैसे डिफाइन करेंगे। मुझे क्या है कि इसकी थोड़ी सी फॉर्म बदलनी है जिससे मैं आगे इसका यूज़ कर सकूं टाइम पीरियड के लिए। तो इसकी फॉर्म बदलने के लिए मुझे साइन थीटा को यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसकी जगह कुछ और, यानी कि रेडियंस में से लिखना पड़ेगा। अब थीटा को आप लोग कैसे नापेंगे रेडियंस के अंदर। देखिए यहाँ पे इस पेंडुलम के मोशन के अंदर आइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस छोटे से थीटा को नापने के लिए ये जो आर्क एक्स बन रहा है, अगर मैं एक्स अपॉन में इसकी जो पूरी लेंथ कर दूं, यानी कि ये रोटेशनल मोशन है एक तरीके से, तो जब मैं इसको x अपॉन में l करूंगा, देखिए यहाँ पे ये पूरा हिस्सा कवर हो रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे हिस्से को आर्क अपॉन में लेंथ को हम लोग थीटा कह सकते हैं, राइट। तो थीटा इज इक्वल्स टू में x अपॉन में l। ये परफेक्टली नहीं है, मैं आपको फिर मैं बता देता हूँ, ये एक अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन इसलिए है कि हो सकता है कि थोड़ा सा थीटा के अंदर थोड़ा सा बदलाव हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा का एंगल 30 है और मैं आर्क अपॉन में लेंथ से सिर्फ 29 या 28 डिग्री ही कैलकुलेट कर पाऊँ, तो ये अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि यहाँ पे थीटा का जो एंगल है वो बहुत छोटा है, अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो, ठीक है। तो इसका मतलब इस थीटा को मैं x अपॉन में l लिख सकता हूँ, साइन थीटा को। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए a इज इक्वल्स टू में g x अपॉन में l। तो यानी कि ये भी एक तरीके से वही एक्सेलरेशन है
और यहाँ से हमें एक जो है रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या होगा कि हमें पता है कि जो जी है यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये तो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो एल है, एल बोले तो ये हमारा ये जो हमारा लेंथ है ये उतना ही रहेगा, यानी कि ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ का रिलेशन हमारे सामने निकल जाता है, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज़, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टी हमें समझ में आई। ये दो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। दूसरी, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। और ये प्रॉपर्टी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही होती है, यानी कि एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ये बार बार मैं बता चुका हूँ, स्प्रिंग में भी बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा बॉडी को मेन पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा, विच मीन्स ये जो पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमें दूसरी चीज़ जो पता करनी है वो ये है कि इस एक पेंडुलम को एक ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, मतलब इस एक पूरी ऑक्सीलेशन में इसको कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो था टी इज इक्वल्स टू में 2π में डिस्प्लेसमेंट एक्स अपॉन में एक्सेलरेशन ए। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला हमें याद है। और यहाँ से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, ए इज इक्वल्स टू में जी एक्स अपॉन में एल। यहाँ से एक्स अपॉन में ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी एल अपॉन में जी। क्यों? क्योंकि ये जो ए है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे एल ऊपर चला जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, यानी कि एक्स अपॉन में ए इज इक्वल्स टू में एल अपॉन में जी। तो इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग लिख सकते हैं टी इज इक्वल्स टू में 2π अपॉन में जी। और एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। और जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी कि टाइम पीरियड जो है वो हमेशा अंडर रूट में लेंथ इस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि एक बार के लिए अगर हम लोग इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान के चलें पूरी दुनिया के अंदर या किसी भी जगह पे, तो यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड है उसकी डिपेंडेंसी होगी ये लेंथ का स्क्वायर रूट। मतलब ये जो हमारा पेंडुलम होते हैं जितने भी, उनका जो टाइम पीरियड है वो मास पे, यानी कि जो नीचे लटका हुआ होता है ना मास वाला जो हिस्सा, उस पे डिपेंड ना करके वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है। ये चीज़ और भी हमें ढंग से समझ में आएगी जब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जैसे कि क्लॉक्स हो गई, ठीक है, और बात करेंगे कि इसकी डिपेंडेंसीज और क्या क्या हो सकती है, कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहाँ से अगर मैं लेंथ की वैल्यू कुछ भी रखूँ, मान लीजिए कुछ भी लेंथ की, मान लीजिए 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर जो भी है, तो इसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब पेंडुलम जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा। ये चीज़ हम लोग न्यूमेरिकली प्रूव कर सकते हैं। अगर हम लेंथ की जगह कोई मान लीजिए कोई वैल्यू रख दे तो ये चीज़ हमें इसके न्यूमेरिकल पार्ट में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, मॉडर्न साइंस में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने चर्च में लटकते हुए एक सैंडलियर यानी कि एक झूमर को स्विंग करते हुए देखा और उसके स्विंगिंग पीरियड को अपने पल्स रेट से मेज़र किया, यानी कि एक बार स्विंग करने में कितने पल्स रेट काउंट होते हैं, और इसी को उन्होंने पीरियोडिसिटी का नाम दिया। मतलब एक फिक्स पीरियड में एक झूमर इतनी बार स्विंग कर रहा है, यानी कि उसको पल्स रेट से मेज़र किया, और इसी पीरियोडिसिटी को हम लोग क्लॉक्स में यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम लोग इसको शुरू करें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम का ऑक्सीलेशन कुछ इस एम्पलीट्यूड में हो रहा है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एम्पलीट्यूड को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं या फिर यहाँ ले आऊँ या फिर यहाँ ले आऊँ, मतलब पहले इतना था अब यहाँ ले आया फिर यहाँ ले आया, ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इसके टाइम पीरियड में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इसके टाइम पीरियड पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो टाइम पीरियड है इसका ये उतना ही रहेगा। मतलब जितने टाइम पीरियड में उसने ये वाला एम्पलीट्यूड कवर किया है उतने ही टाइम पीरियड में वो ये वाला भी करेगा और ये वाला भी करेगा। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ गया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो हमारे पेंडुलम की जो पीरियोडिसिटी है या फिर पीरियोडिक मोशन है या फिर टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, ना कि उसके डिस्प्लेसमेंट पे। कैसे? क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक में आपको इतना एक t1 टाइम लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक में आपको t2 टाइम लगेगा, लेकिन वो t1 और t2 बराबर होगा। इसलिए क्योंकि जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे वैसे ही आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब जितना इसका शुरुआत में एक्सेलरेशन थोड़ा कम रहा होगा इसलिए धीरे धीरे वो करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा, और जैसे ही आप इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, राइट। अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज होगा तो हमारी स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि t1 इज इक्वल्स टू t2। सिंपल गणित है, कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है।
इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड इस एम्पलीट्यूड के लिए है वही टाइम पीरियड इस एम्पलीट्यूड के लिए भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो लिखें, हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, T=2π√L/G। क्यों? क्योंकि ये मैंने सिंपल पेंडुलम में पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो मेरा 2π है वो तो हमारा कांस्टेंट है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, और जो L है वो भी कांस्टेंट रखी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है जो T1 के लिए टाइम पीरियड है वही T2 के लिए ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है उसको मेनली इफेक्ट करेगी लेंथ ऑफ द पेंडुलम। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पेंडुलम है जिसकी जो लंबाई है वो L1 है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो T1 होगा, राइट। और अगर मैं वही कहूँ कि एक दूसरा पेंडुलम लूँ और मैं लंबाई थोड़ी सी बढ़ा दूँ, यानी कि इसको थोड़ा लंबा कर दो, तो L2 हो गई इसकी लेंथ, तो इसके अंदर जो टाइम लगेगा वो T2 होगा, और यहाँ पर T1 और T2 अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा होगा कई तरीके की घड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर कुछ पेंडुलम छोटे होते हैं जिनकी लेंथ थोड़ी सी कम होती है, और कुछ पेंडुलम बड़े होते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि जो बड़े वाले पेंडुलम होते हैं उनको टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं कवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक सिंपल नॉर्मल घड़ी की, तो उसके अंदर जो पेंडुलम यूज़ होता है उसे हम लोग सेकेंड पेंडुलम भी कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक घड़ी लगी हुई है और घड़ी के अंदर जो पेंडुलम है वो जो है 1 सेकंड में एक बार स्विंग करेगा। स्विंग से मेरा मतलब है राइट साइड की तरफ, मान लीजिए राइट या लेफ्ट साइड की तरफ। फॉर एग्जांपल जैसे पेंडुलम मीन पोजीशन पे है, अगर ये यहाँ जा करके वापस आएगा तो उसे 1 सेकंड लगेगा, फिर ये यहाँ जा करके दोबारा वापस आएगा तो इसे दूसरा सेकंड लगेगा। इस तरीके से हर सेकंड में आधा स्विंग होगा। तो इसका मतलब पूरा स्विंग होने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वापस जाके वापस आने में, इस पूरे स्विंग में इसको 2 सेकंड लगेंगे। मतलब 1 सेकंड में ये एक साइड पूरा करेगा और 1 सेकंड में ये 2 साइड पूरा करेगा। सो ये जो पेंडुलम है इसका टोटल टाइम पीरियड हो जाता है 2 सेकेंड्स, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घड़ी के अंदर जो है जो सेकंड वाली जो घड़ी चल रही होती है, एक बार में 1 सेकंड निकलता है तो ये एक स्विंग करेगा, दूसरा सेकंड गया तो फिर दूसरा स्विंग करेगा, मतलब इस तरफ करेगा। तो पूरे स्विंग को करने में ये 2 सेकंड ले रहा है, यानी कि 1 मिनट में ये 30 बार ऑक्सीलेशन करेगा अगर मैथमेटिक्स लगाई जाए, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 2 सेकंड में एक ऑक्सीलेशन हो रहा है, तो 30 बार होगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें एडजस्टमेंट अगर मुझे करनी हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अगर मैं इस पेंडुलम की थोड़ी सी लंबाई को अगर मैं बढ़ा दूँ, लंबाई जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही इसको ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। मतलब हो सकता है कि 4 सेकंड ले, राइट। तो हमारे सामने फॉर्मूला भी कुछ इस तरीके से निकल के आता है, जैसे मैंने आपके सामने लिख रखा है T1 इजिकल्स टू में अंडर रूट में L1 और T2 इजिकल्स टू में अंडर रूट में L2। तो हम लोग लिख सकते हैं T1 अपॉन में T2 इजिकल्स टू में अंडर रूट में L1 अपॉन में L2, यानी कि अगर इसका ये अंडर रूट इस तरफ चला जाए तो T1 का स्क्वायर अपॉन में T2 का स्क्वायर इजिकल्स टू में L1 अपॉन में L2। मतलब समझ में आता है कि अगर मुझे करना है इसका टाइम पीरियड डबल, यानी कि मैं चाहता हूँ कि 4 सेकंड में ही एक ऑक्सीलेशन पूरा करे, तो इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 4 गुना होना ज़रूरी है, क्योंकि अंडर रूट में हमें पता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ एक लेंथ एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे पेंडुलम के टाइम पीरियड को अफेक्ट करता है। हालांकि जी भी कर सकता है, ये स्मॉल जी जो आप लोग देख सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये भी कर सकता है। कैसे करेगा? अगर जी के अंदर चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि ग्रेविटेशन में क्या होता है कि जब हम लोग धरती के नीचे, यानी कि अपनी जो अर्थ सरफेस है उसके नीचे जाएं या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर जाएं, दोनों ही केसेस के अंदर जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कम हो जाता है, यानी कि ये जो जी है वो लेस होता है, डिक्रीज़ होता है। और हमें पता है कि जब जी जो डिक्रीज़ होगा तो आप लोग इस फॉर्मूले से समझ पा रहे होंगे जो टाइम पीरियड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के अंडर रूट के, ठीक है। तो अगर जी कम हो रहा है, जी डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम पीरियड बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं धरती के नीचे चला जाऊँ या हिल पे या किसी पहाड़ पे चला जाऊँ तो होगा क्या कि जी जो है डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्या होगा घड़ी के साथ? घड़ी के कांटे स्लो हो जाएंगे, घड़ी जो है वह स्लो हो जाएगी। इसीलिए जो लोग सफ़र करते हैं, यानी कि जो लोग मैदानी इलाकों से ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ जाते हैं या फिर नीचे ढलाई की तरफ जाते हैं, तो होता क्या है कि उनके पास अगर कोई घड़ी हो तो वो घड़ी उस जी के प्रभाव में, मतलब जी कम हो गया तो इनका टाइम पीरियड भी थोड़ा सा क्या बढ़ जाता है। इसकी वजह से उनकी जो घड़ियाँ हैं वो डिले हो जाती हैं पहुँचते पहुँचते, मतलब उन्हें पता भी नहीं चलता और उनकी जो घड़ी है वो 10 से 15 मिनट पीछे हो जाती है। और इसमें वो समझते हैं कि उनके घड़ी के सेल्स में कोई दिक्कत आ गई है या फिर उनके घड़ी में कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। नहीं, ये सब हो रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रभाव में, उसके इन्फ्लुएंस में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से ये जो पेंडुलम्स हैं इनमें क्लॉक्स में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। उसका कारण ये है कि उनका जो सेटिंग है वो बिगड़ जाती है
उस सेटिंग का बिगड़ने का कारण रेजिस्टेंस भी हो सकता है कभी कभी, और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसमें जो डैम्पिंग है वो बहुत बड़ा काम है, उसका बहुत बड़ा रोल है, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो ऑक्सीलेशन को रोक देता है। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेशंस करता है तो वो एक फिक्स टाइम पीरियड में एक फिक्स एम्पलीट्यूड को कवर करता है, जिससे कि एक पीरियोडिक मोशन डेवलप होता है। लेकिन रियल लाइफ में हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए सिंपल पेंडुलम ही है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर ऑक्सीलेशन करेगा एयर के अंदर, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि वो रुक जाएगा, यानी कि उसका जो मोशन है वो खत्म हो जाएगा, और वो अपनी मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिस पे उसके ऊपर सारे फोर्स जीरो होते हैं, वो आकर के रुक जाएगा। तो अब सवाल ऐसा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, सिंपली अगर सोचा जाए कि एक पार्टिकल जो है वो ऑक्सीलेशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक तो वो रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही कहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा है। तो कॉमन सेंस से अगर हम लोग सोचें तो हम लोग कहेंगे कि इसके ऊपर यकीनन फ्रिक्शन ही लग रहा है। जो एयर पार्टिकल्स है और पेंडुलम के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से ये रुक जाता है। बिल्कुल सही। हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है एक डिसिपेटिव फैक्टर है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो कि मोशन को रोकता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी एयर पार्टिकल्स और पेंडुलम के बीच में फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पर एनर्जी लॉस होता है, या फिर यूँ कहें डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है, जिसकी वजह से ये जो पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम, इसका जो ऑक्सीलेशन है वो ख़त्म हो जाता है कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि इस तरीके से हो रहा है ऑक्सीलेशन, फिर से एक से धीरे 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 करके जो एम्पलीट्यूड है वो घटता हुआ चला जाता है और फाइनली ये रुक जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पेंडुलम जब भी ऑक्सीलेशन करता है तो साथ साथ ही उसके डैम्प ऑक्सीलेशन भी चालू हो जाते हैं। इसी चीज़ को हम लोग डैम्पिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने क्या है, अपोजिटली काम करना शुरू कर दिया है और ऑक्सीलेशंस को ख़त्म कर दिया है, राइट। तो आज हम लोग इसी डैम्प फोर्स के बारे में या फिर डैम्प ऑक्सीलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये जो फ्रिक्शन है वो हमारे सिस्टम के अपोजिट काम कर रहा है, ये हमें पता कैसे चले? तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारी बुक के अंदर दे रखा है। यहाँ पे आपको मैं डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे है क्या कि एक रिजिड स्टैंड है जिससे कि एक स्प्रिंग है लटकी हुई, और स्प्रिंग के दूसरे कोने पे एक ब्लॉक लटका हुआ है, राइट। ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग के साथ साथ मोशन करेगा, ठीक है। इसी ब्लॉक के साथ एक रॉड भी है जो कि जाकर के इस वेन पे टच है, यानी कि वेन से जुड़ी हुई है। एक्चुअली वेन एक और हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि लिक्विड के अंदर है, राइट। ये जो है लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, और इस तरीके से डूबा हुआ है कि जब ये ब्लॉक ऊपर नीचे मोशन करेगा तो ये वेन भी ऊपर नीचे मोशन करेगा, लेकिन इसका जो मोशन होगा वो बेसिकली होगा लिक्विड के अंदर, राइट। और ये इसके मोशन को अफेक्ट ना करे, इसलिए जो वेन और ये जो रॉड है ये मासलेस दिखाए गए हैं, राइट। इनका जो वजन है, इनका जो मास है बहुत कम दिखाया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इस स्प्रिंग या फिर इस ब्लॉक की मेन पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं ऊपर या नीचे, तो जैसे ही ये मोशन करना शुरू करेगी वैसे ही नीचे वाली वेन भी मोशन करना शुरू कर देगी। लेकिन इसमें जो चीज़ है नोट करने वाली वो ये है कि ये जो मेरा वेन है ये लिक्विड के अंदर है, और जैसे ये लिक्विड में मोशन करेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट होगा। मतलब ये जो है, इसे जो है लिक्विड को हटाना पड़ेगा, मतलब रास्ते से अपने हटाना पड़ेगा, फिर वापस नीचे आएगा। तो हमें पता है कि लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। तो इसका मतलब जब भी ये वेन ऊपर नीचे मोशन करेगी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी विस्कोसिटी, राइट। इसको विस्कोस ड्रैग भी कह सकते हैं हम लोग। तो उसकी वजह से ये जो हमारा ब्लॉक है, ये जो हमारी स्प्रिंग है, इसके मोशन पे भी अफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि इस विस्कोसिटी की वजह से ये जो मेरी ऊपर नीचे जा रहा है, ये जो मेरा ब्लॉक है, इसकी जो स्पीड है ये घट जाएगी। मतलब इसकी जो एनर्जी है वो लॉस होगा, या फिर यूँ कह लीजिए इसका जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वेन के अंदर, और ये जो वेन है वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा लिक्विड के अंदर। और होगा क्या कि लिक्विड का थोड़ा सा क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप लोग कह सकते हैं कि जो ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के लिक्विड में चली जाएगी। इससे थोड़ा सा क्या लिक्विड के टेम्परेचर में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इतना भी नहीं बढ़ेगा कि हमें महसूस हो, लेकिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से विस्कोसिटी की वजह से ये जो मेरा ब्लॉक है, जो मेरा स्प्रिंग से जुड़ा हुआ ब्लॉक है, ये धीरे धीरे करके वापस रुक जाएगा और अपने मेन पोजीशन में आकर के रुक जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि इस पर दो तरीके के फोर्स काम कर रहे हैं। पहला तो स्प्रिंग फोर्स, जो क्योंकि मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराया, तो स्प्रिंग फोर्स हमें पता है एफ एस मान लेते हैं। एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। एक्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लीजिए कि मैंने इसे नीचे की तरफ खींचा है तो डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब स्प्रिंग कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, कैसी रहेगी, ठीक है। और दूसरा जो फोर्स है वो होगा डैम्पिंग फोर्स, यानी कि इस लिक्विड ने जो लगाया है, ठीक है। और डैम्पिंग फोर्स को हम लोग लिखेंगे एफ डी से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एफ डी है, यानी कि जो फोर्स डैम्पिंग फोर्स जो लिक्विड की वजह से लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के।
मतलब ये हो गया कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से ये जो मेरी स्प्रिंग या फिर ब्लॉक है ये ऊपर नीचे जाएगा, उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी से लिक्विड के अंदर जो मेरा वेन है ये भी ऊपर नीचे जाएगा और डैम्पिंग फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो डैम्पिंग फोर्स है और वेलोसिटी है ये एक दूसरे के अपोजिटली काम करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो उसके अपोजिट काम कर रही है फोर्स के। फोर्स तो रोकने की कोशिश कर रहा है इस पूरे ऑक्सीलेशन को, और जो वेलोसिटी है वो स्प्रिंग के साथ साथ कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है माइनस का निशान इसके आगे निकालना जरूरी है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल्स टू में माइनस का बी वी। ठीक है, माइनस का निशान अपोजिट डायरेक्शन के लिए, वेलोसिटी वी है ही, जो बी है वो डैम्पिंग कांस्टेंट है। राइट, हमें पता है हमें हर चीज़ के लिए कांस्टेंट का यूज़ करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि कुछ कमियां रह जाती है कैलकुलेशंस में, उनको पूरा करने के लिए। अब ये जो मेरा बी, ये जो मेरा डैम्पिंग कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है कि लिक्विड कैसा है आपका। जैसे मान लीजिए कि लिक्विड अगर पतला है पानी की तरह तो जो डैम्पिंग फोर्स है वो कम लगेगा। वहीं अगर लिक्विड गाढ़ा है, मतलब आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए बहुत गाढ़ा, जैसे कि चाशनी अगर आपने कभी नाम सुना हो, जो उसकी बनती है चीनी की, तो वो क्या गाढ़ी होती है काफ़ी, मतलब उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें जो डैम्पिंग फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो डैम्पिंग फोर्स में जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है कि आपका लिक्विड कैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से एफ डी इज इक्वल्स टू में माइनस का बी वी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सिस्टम के ऊपर दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं, पहला तो है स्प्रिंग फोर्स, दूसरा है डैम्पिंग फोर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल्स टू में माइनस का के एक्स माइनस का बी वी। यहाँ पे दोनों फोर्सेस को मैंने जोड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इनकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है टाइम के साथ साथ, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स जो है वो इसे कम कर रहा है एम्पलीट्यूड को, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ रहा होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ रहा है यानी कि फोर्स है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल्स टू में माइनस का के एक्स माइनस का बी वी। तो ये हो जाता है हमारा फोर्स का वैल्यू। और उसको और भी आप कन्वर्ट करेंगे तो इस एक्सेलरेशन यानी कि ए को आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर आया हुआ चेंज जो वेलोसिटी कहलाता है, और वेलोसिटी के अंदर आया हुआ चेंज जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है, इसलिए मैंने इसको डबल इंटीग्रेशन में लिख दिया है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, और यहाँ पे इस v की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन में डी टी। कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, हम लोग याद कर चुके हैं, पता है हमें। और यहाँ पे के एक्स का के एक्स रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली किया क्या है, इस एक्स को लिखा है, एक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया एक्स और टी की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है एक्स और टी की फॉर्म में कि एम्पलीट्यूड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। कि एक बार मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट कराया, फिर वो डिस्प्लेसमेंट धीरे 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 कम होता गया और ऑक्सीलेशन रुक गया। ठीक है, अब इसे आप जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपके सामने देखिए, हमें पता है कि जो इक्वेशन निकल के आती है डिस्प्लेसमेंट की वो ए कॉस ओमेगा टी होती है। लेकिन इसको जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, जब आप ये जो डैम्पिंग की वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है कम होता जा रहा है, तो इसकी वैल्यू निकलेगी एक्स टी इज इक्वल्स टू में ए ई की पावर माइनस का बी टी अपॉन में 2m कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई लिख सकते। तो इस क्रम के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा, एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ? देखिए, इसका वैसे मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने ये फैक्टर क्यों जोड़े। हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है ए कॉस ओमेगा टी, राइट। यहाँ पे ई की पावर माइनस का बी टी अपॉन में 2m जोड़ने का मतलब ये हो गया कि जो मेरा एम्पलीट्यूड ए है वो घट रहा है टाइम के साथ साथ। यहाँ पे माइनस का जो निशान है, यानी कि ये नीचे जाएगा, ये हमारे इसके अंदर नीचे जाएगा, बट्टे के अंदर जाएगा, अपॉन के अंदर। ये बी जो है हमें पता है कि ये डैम्पिंग कांस्टेंट है, मतलब टाइम के साथ साथ ये जो डैम्पिंग कांस्टेंट की वजह से एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घटता जा रहा है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है हमें यही बताता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे, मतलब टी की वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम आएगी। ई की पावर में एक से बहुत कम आएगी इसकी वैल्यू। मतलब ये जो मेरा एम्पलीट्यूड है ये टाइम के साथ साथ इस तरीके से घटता चला जा रहा है। ठीक है, और वहीं ये जो ओमेगा डैश मैंने लिखा है, ये ओमेगा डैश की वैल्यू हमें पता है कि माइनस का के अपॉन में एम होती है। हम लोगों ने जब एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, आप लोग जाकर के देक सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये फैक्टर जोड़ा हुआ है, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 4m स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, मतलब ये जो मेरी फ्रिक्वेंसी है, ये भी टाइम के साथ साथ घटती जा रही है। मतलब ये जो डैम्पिंग कांस्टेंट है टाइम के साथ साथ इसको घटाता चला जा रहा है, राइट। यही तो हो रहा है ग्राफ के अंदर। हम अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से देखिए, घटती चली जा रही है ना, एम्पलीट्यूड घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, फ्रिक्वेंसी घटती चली जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब एक समय ऐसा आएगा कि ये रुक जाएगा जाकर के।
यही चीज़ तो हमें समझनी होती है। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो ये होगी, राइट। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से हमें समझ में आता है कि जो एम्पलीट्यूड है और जो फ्रिक्वेंसी है वो एक्सपोनेंशियली घटती चली जा रही है। वहीं बात करें इसकी एनर्जी की, तो हमें पता है एनर्जी जो होती है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी ऑक्सीलेशन करते हुए ऑब्जेक्ट का, वो होता है 1/2 ka²। इसके अंदर भी इस फैक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e⁻⁻⁵ क्यों? क्योंकि देखिए टाइम के साथ साथ इसकी एनर्जी भी घटती चली जा रही है, डैम्पिंग फोर्स की वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है ना। तो एक्सपोनेंशियल का जो निशान हमें यहाँ पे दिखाया गया है ये बता रहा है कि जो एनर्जी है, डिस्प्लेसमेंट है और फ्रिक्वेंसी है, तीनों चीज़ें जो हैं टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली घटती चली जा रही है। हालांकि इसका एक अलग डेरिवेशन बनता है लेकिन वो इसके अंदर नहीं है, वो इस कोर्स के अंदर नहीं आता है। इसे सीखने के लिए हमें अलग से काम करना पड़ेगा, आप चाहें तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के अंदर हमारी जो ऑक्सीलेशन है वो इस रेट से कंटिन्यूटली घटते चले जाते हैं और फिर रुक जाते हैं जाकर के। मतलब ये वो फोर्स है, या फिर समझ लीजिए ये वो फैक्टर है जिससे हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो घटता हुआ चला जाता है। फ्रेंड्स, जब भी किसी सिंपल पेंडुलम को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं उसकी मीन पोजीशन से या फिर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से और फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं तो वो ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देता है और एक समय के बाद डैम्पिंग की वजह से वो आकर के रुक जाता है, अपनी मीन पोजीशन पे आकर के वापस आ जाता है। और ऐसे में वो एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है जो कि उसके समय के हिसाब से चलती है और इसको हम लोग नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और इस ऑक्सीलेशन को हम लोग फ्री ऑक्सीलेशंस कहते हैं, राइट। इसमें होता ये है कि हम लोग एक बार फोर्स लगा करके छोड़ देते हैं और फ्रीली ऑक्सीलेट होता रहेगा और फिर डैम्पिंग की वजह से रुक जाएगा। तो ये तो पहली चीज़ हो जाती है फ्री ऑक्सीलेशंस, जिसके अंदर क्रिएट होती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अब अगर हम लोग चाहें कि वो ऑक्सीलेशंस रुके नहीं, अगर मैं चाहूँ कि एक सिंपल पेंडुलम है वो रुके नहीं और ऑक्सीलेशंस करता रहे, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से उसके ऑक्सीलेशंस चलते रहे और उसकी फ्रिक्वेंसी भी बनी रहे। तो ऐसे में हम लोग ऐसे ऑक्सीलेटर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑक्सीलेटर्स और ऐसे ऑक्सीलेशंस को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑक्सीलेशंस, जिसके अंदर हम लोग फोर्स लगाते हैं या फिर ड्राइव करते हैं, राइट। तो ऐसे में जो फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है, मतलब जैसे मान लीजिए कि नेचुरली जो फ्रिक्वेंसी थी वो थी 10 ऑक्सीलेशंस पर मिनट की और फिर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसके अंदर एक और फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो गई, वो मान लीजिए कि 20 ऑक्सीलेशंस पर मिनट है। तो ऐसी फ्रिक्वेंसी को हम लोग कहते हैं ड्राइवन फ्रिक्वेंसी। तो इसका मतलब सिंपल फ्री ऑक्सीलेशंस के अंदर जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है और फोर्स ऑक्सीलेशंस के अंदर ड्राइवन फ्रिक्वेंसी होती है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है, राइट। यानी कि हमें समझ में आ गया कि फ्री ऑक्सीलेशंस यानी कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी और फिर हमने फोर्स लगाया तो उसमें क्रिएट हुई ड्राइवन फ्रिक्वेंसी। नेचुरल फ्रिक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं और ड्राइवन फ्रिक्वेंसी को हम लोग ओमेगा डी से लिखेंगे, राइट, क्योंकि वो ड्राइवन है ना, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे में हमें समझना होगा ये जो फोर्स हम लोग इसके ऊपर लगा रहे हैं वो कैसा है। वो फोर्स भी यकीनन हार्मोनिक ही होगा, यानी कि वो भी रिपीटेटिव फोर्स ही होगा, जिसको हम लोग लिखेंगे F इजिकल्स टू में F0 cos ओमेगा डी टी, जहाँ पर F जो है वो फोर्स है, cos ओमेगा डी टी जो है वो एक रिपीटेटिव जो फोर्स लगेगा, राइट। क्योंकि हमें पता है कि जो cos थीटा होता है या cos ओमेगा टी होता है वो होता है एक हार्मोनिक फंक्शन, और यहाँ पे ओमेगा डी जो है वो हमारी ड्राइवन फ्रिक्वेंसी होगी। यानी कि एक सिस्टम पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इस पर तकरीबन 3 तरीके के फोर्सेस काम कर रहे हैं। पहला तो माइनस का kx है, दूसरा हमारा माइनस का bv यानी कि डैम्पिंग फोर्स है, और तीसरा ये वाला फोर्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं F इजिकल्स टू में ये तीनों फोर्स, उसके बाद F को हम लोग ma में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ma इजिकल्स टू में माइनस का kx माइनस का bv प्लस F0 cos ओमेगा डी टी। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग xt में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें निकालना है इसी के फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे इस a यानी कि एक्सेलरेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं d स्क्वायर x अपॉन में डी टी स्क्वायर, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं v को dx अपॉन में डी टी, राइट। और इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक सिंपल हमारा पेंडुलम है जिसके ऊपर ये 3 फोर्स लग रहे हैं, राइट। तो हमें पता है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी या फिर फ्री ऑक्सीलेशन की, तो उस समय हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x इक्वल्स टू में a cos ओमेगा टी, जहाँ पे a जो है वो इसका एम्पलीट्यूड होगा, ओमेगा जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी जो टाइम के साथ साथ नेचुरली काम करेगी और डैम्पिंग के साथ साथ रुक जाएगी। लेकिन इसके ऊपर जब आप फोर्स लगा रहे होंगे उस टाइम पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, और उसकी जो वैल्यू आप लोग लिखेंगे वो लिखेंगे x इक्वल्स टू में a cos ओमेगा डी टी प्लस फाई। तो आप कहेंगे ये क्या चीज़ है। यहाँ पर a का यानी कि एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, F0 अपॉन में m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर b स्क्वायर इसका पूरे का अंडर रूट, राइट। और यहाँ पे जो ये फाई है यानी कि जो फेज डिफरेंस है उसको लिखेंगे tan फाई इक्वल्स टू में माइनस का v नॉट अपॉन में ओमेगा डी x नॉट। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, तो देखिए हालांकि इसका भी एक
डेरिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। देखिए, डैम्पिंग के अंदर हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो एक एक्सपोनेंशियली घटता चला जाता है। अगर आपने डैम्पिंग की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। डैम्पिंग में कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा होता है, जहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये हमें बताता है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ डिसिपेटिव फैक्टर्स की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से घटता चला जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने एम्पलीट्यूड को बराबर रखने के लिए, एम्पलीट्यूड को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है, जिसमें ये एक्स्ट्रा जो हमारी ड्राइवन फ्रिक्वेंसी है वो क्रिएट हो रही है, जो कि इस हमारे डैम्पिंग फैक्टर के अगेंस्ट काम कर रही है। मतलब डैम्पिंग तो इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो मेरा फोर्स है वो इस ऑक्सीलेशन को बनाए रख रहा है, इसके मास को जो है आगे पीछे बनाए रखता है। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि एम्पलीट्यूड कैसे काम कर रहा है, पे एम्पलीट्यूड बना हुआ है, राइट। और ये जो मेरा फेस डिफरेंस है ये हमें बताता है कि जो फोर्स है वो बेसिकली वेलोसिटी के थ्रू काम कर रहा है। मतलब वेलोसिटी बताता है, ये जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का निशान लगा हुआ है, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट कराता है इसको एक्स नॉट का, जिससे कि एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है जिसको हम लोग ड्राइवन फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो ये हो जाता है इसका फेज डिफरेंस। तो ये दोनों ही वैल्यू हम लोगों को इस फॉर्मूले के अंदर रखनी होती है। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो नॉर्मली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स इक्वल टू में ए कॉस ओमेगा टी होगा, और फोर्स ऑक्सीलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ए कॉस ओमेगा डी टी अपॉन में या फिर प्लस में फाई। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर एम्पलीट्यूड, यानी कि देखिए फ्री ऑक्सीलेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे घट के खत्म हो जाएगा। फोर्स जो हमारा ऑक्सीलेशंस होते हैं उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो बना रहेगा, और यहाँ पे ये बना रहेगा या फिर ये बढ़ेगा वो इस पे डिपेंड करता है, इसको समझने पे, क्योंकि इसके ऊपर दो केसेस है अगर आप ढंग से देख पाएँ तो। देखिए फ्री ऑक्सीलेशन में जब भी ऑक्सीलेशन होता है तो यहाँ पे नेचुरल फ्रिक्वेंसी बनती है, ड्राइवन में ड्राइवन फ्रिक्वेंसी बनती है। अगर मैं किसी ऑक्सीलेटर पे फोर्स लगा रहा हूँ, उसकी जो ड्राइवन फ्रिक्वेंसी बनेगी, अगर उसकी जो ड्राइवन फ्रिक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए कि सिंपली ये 10 ऑक्सीलेशंस पर मिनट कर रहा था और मैंने फोर्स लगा दिया, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी हो गई वो 20 ऑक्सीलेशन पर मिनट की हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं फोर्स लगाऊँ तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, राइट। तो 20 ऑक्सीलेशन पर मिनट हो गया, मतलब ये हो गया कि इन दोनों में फ़र्क आ गया, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है। तो इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू में एफ नॉट अपॉन में एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये वाला जो पार्ट है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो हमें बताता है डैम्पिंग के बारे में। अब जब मैंने फोर्स लगा दिया, ऑक्सीलेशन लगातार चल रहे हैं, तो डैम्पिंग का तो खत्म ही होगा ना एक तरीके से कंसेप्ट। आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखिए कि अगर मैं लगातार एक ऑक्सीलेटर पे फोर्स लगा रहा हूँ तो उसका अंदर जो डैम्पिंग है वो तो होगी ही नहीं। डैम्पिंग का काम क्या है? ऑक्सीलेशन को रोकना, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीलेशन तो लगातार चल रहे हैं, तो इसका मतलब डैम्पिंग के इस पार्ट को हम लोग जीरो कहेंगे, राइट। तो ये हो जाता है पहला केस, और इसको हम लोग कहते हैं कि इफ ड्राइवन फ्रिक्वेंसी इज फार देन नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। जैसे पहले 10 ऑक्सीलेशन पर मिनट हो रही थी, अब 20 ऑक्सीलेशन पर मिनट होगी। दूसरा जो केस है वो ये है कि अगर ये जो मेरी ड्राइवन फ्रिक्वेंसी है ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी के क्लोज आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 10 ऑक्सीलेशन पर मिनट था, तो जो ड्राइवन फ्रिक्वेंसी है मान लीजिए 9 ऑक्सीलेशन होगी या 11 हो जाए या फिर 10 ही हो जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए, तो ये पार्ट तो हमारा पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं। जैसे ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो मैं लिखूंगा एफ अपॉन में ओमेगा डी का स्क्वायर बी का स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। ये चीज़ मैं लिखूंगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है तो इसके एम्पलीट्यूड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? थोड़ा सोच के देखिए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप झूला झूलते हैं तो आप लोग कहते हैं कि यार मैं झूला झूल रहा हूँ, तो मान लीजिए कि मैं 20 बार जो है झूलता हूँ 1 मिनट के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर इतना फोर्स लगाऊँ कि मैं 20 बार ही झूलता रहूँ, मतलब हर बार। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप क्या करते हैं? अपने पैर से क्या करते हैं? ज़मीन पर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका झूला जो है वो आगे बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 2 या 3 बार झूलने के बाद आप नीचे पैर लगाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आपकी फ्रिक्वेंसी तो ठीक है, आप 20 बार झूल रहे हैं 1 मिनट के अंदर, लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे कि आपका झूला जो है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है। मतलब आप ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, अगर आपने नोट किया हो तो पैरों की मदद से आप ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, इससे बढ़ता जाता है एम्पलीट्यूड। तो इस केस में हो ये रहा है कि फ्रीक्वेंसी तो बराबर है लेकिन एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ता है, और इसी फिनोमिना को हम लोग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, जहां पर दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर हो जाएं और ये जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता चला जाए।
राइट। यहाँ पे फोर्स ऑक्सीलेशन तो हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी सिंपल फ्री ऑक्सीलेशन करने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं अगर फोर्स लगाऊं तो उसका जो ऑक्सीलेशंस है वो चलते रहेंगे, लेकिन अगर दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और ऐसी स्थिति को हम लोग अनुनाद या फिर रेजोनेंस कहते हैं। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊँ, एक हादसा हुआ था 1940 1 जुलाई एक टकोमा ब्रिज के ऊपर। टकोमा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो कि हवा के साथ साथ वैसे भी ऑक्सीलेशन करता रहता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि हल्की हवा चली जिसकी वजह से इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी और हवा की वजह से जो फ्रिक्वेंसी क्रिएट हुई, मतलब ड्राइवन फ्रिक्वेंसी, वो दोनों बराबर हो गई, जिसकी वजह से हुआ क्या कि ये पुल का जो ऑक्सीलेशन है जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा ही बढ़ गया, मतलब ये इधर उधर ज़्यादा ही डोलने लगा, जिसकी वजह से कुछ घंटों के बाद ये नीचे गिर गया। तो यहाँ पर इन दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाने की वजह से उसमें रेजोनेंस क्रिएट हुआ और वो नीचे गिर गया। इसलिए मेनली करना ये होता है कि फोर्स पे ध्यान देना होता है। आप इतना फोर्स लगाएं कि दोनों फ्रिक्वेंसीज बराबर भी नहीं हो और बहुत दूर भी नहीं हो। जैसे अगर ये 10 है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी अगर इसकी 10 ऑक्सीलेशन पर मिनट है, तो इसकी ड्राइवन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं तो 13 या 14 या 15 रहे तो बेटर है। ज़्यादा फार भी ना जाए, मतलब ज़्यादा फार जाएगी तो क्या होगा कि ज़्यादा ही ऑक्सीलेट करना लगेगा, मतलब इसका ऑक्सीलेशंस बढ़ जाएंगे, हालांकि एम्पलीट्यूड वही रहेगा। और वहीं अगर दोनों फ्रिक्वेंसीज बराबर हो गई तो उसकी वजह से ये जो है इसका जो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भी अलग नुकसान है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर मैं घड़ी के पेंडुलम के ऑक्सीलेशन अगर बढ़ गए तो वो घड़ी तोड़ के बाहर निकल जाएगा, मतलब इससे नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान इसी चीज़ का रखना होता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप फोर्स कितना लगा रहे हैं बाहर से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है रेजोनेंस और फोर्स ऑक्सीलेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगा एक और एग्जांपल के साथ इस वीडियो को लेकर के आऊँ आपके लिए और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। मैं कहूँगा कि आप इसे बार बार देखिए, बार बार समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लॉजिकल है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको फोर्स ऑक्सीलेशन और रेजोनेंस का कंसेप्ट समझ में आया हो। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।